हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। एजुकेशन वो भी फ्री मिल रही है, तो इसका फ़ायदा आप बिल्कुल उठाते रहिए। आप किसी भी क्लास में हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे आकर उसके वीडियो आप टोटली 100% फ्री देख सकते हैं। आपके किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स हो, टेस्ट हो, हर किसी की प्रिपरेशन आपको यहाँ टाइम टू टाइम कराई जाती है, वो भी 100% फ्री। हम कभी ऐसा नहीं करते कि आपको 2 वीडियो दिखाएं बिल्कुल फ्री और उसके बाद बोलें कि इसके आगे का वीडियो देखने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी वीडियो कितनी बार भी कैसे भी देखना चाहें, आपके लिए ये वीडियोस 100% फ्री ही रहते हैं। ना कोई पैकेज परचेज़ करना, ना कोई कूपन लेना और ना ही किसी तरह का कोई पेमेंट करना है। ये सभी वीडियोस आपको यूट्यूब, हमारी वेबसाइट पे, और आप अगर हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर भी आपको टोटल 100% फ्री मिलेंगे। यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है और हमारा जो ऐप है, वहाँ पर अगर आप आकर देखते हैं तो आपको सारे ही वीडियो टोटली एकदम सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज मिलेंगे। जैसे हम बुक पढ़ते हैं, बुक में हर एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हमारे सामने एक्सप्लेनेशन रहता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपके लिए हर एक चीज़ बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज है। आपको बिल्कुल भी एक वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने के लिए बिल्कुल इधर से उधर नहीं जाना पड़ेगा। आप एक वीडियो देखिए, उससे कनेक्टेड सेकेंड टॉपिक आपके लिए नेक्स्ट वीडियो पर आपको मिल जाएगा। तो जो भी आप सब्जेक्ट देखेंगे यहाँ पर आप आके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। आज का हमारा जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टॉपिक है क्लास 12th की हमारी हिंदी इलेक्टिव का जो सीबीएसई ने ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन जो अभी आउट किया है सेशन 23 और 24 के लिए, आज हम उसे लेकर आए हैं। सीबीएसई ने ये पेपर हमें बताने के लिए इशू किया है कि आपका जो कमिंग ईयर यानी 24 में आप जो पेपर देने वाले हैं बोर्ड का, वो किस तरीके से आने वाला है। यानी कि पेपर में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने गद्यांश होंगे, कितने पद्यांश होंगे, साथ ही साथ कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की होगी, कहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव हैं, कहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस बुक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपके पास आपको पता है कि 3 बुक्स हैं, तीनों ही बुक से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो सभी कुछ यहाँ पर टोटल ही आपको अरेंज तरीके से समझाया जा रहा है सीबीएसई के द्वारा कि आपको कैसे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कैसे आप तैयारी करोगे, क्या चीज़ कितने मार्क्स का रहेगा, सभी कुछ ठीक है। इसमें आपके क्वेश्चंस भी हैं प्लस सॉल्यूशंस भी हैं। चलिए देखना शुरू करते हैं बहुत ध्यान से। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको अपने पेपर का कोड याद रखना है। जो अब आपका पेपर मिलेगा, आप सभी को पता है कि 12th में जो हिंदी है उसमें 2 कोर्स चलते हैं, एक कोर एक इलेक्टिव, और दोनों के ही पेपर सेम डे होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब आपके हाथ पे पेपर आए तो आपको अपना कोड याद रखना है कि कोड क्या है। तो ये कोड आपका इलेक्टिव का रहेगा 002, ठीक है। तो जब पेपर हमारे पास में आता है तो हमारे पास भी कुछ निर्देश होते हैं, उनको पहले देखें। अब ये एक सैम्पल पेपर है तो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र रहेगा, कक्षा 12वीं है, हिंदी है ऐच्छिक। तो इलेक्टिव को हिंदी में ऐच्छिक बोला जाता है, ठीक है। कोर को आधार बोलते हैं और यहाँ पर इलेक्टिव को ऐच्छिक बोलते हैं, ठीक है। निर्धारित समय आपके पास 3 घंटे का रहेगा, 3 आवर्स आपके पास में रिटन का रहेगा और 15 मिनट्स आपके पास पेपर रीडिंग का टाइम अलग से रहेगा। जब आपको पेपर मिलेगा तो उसके बाद 15 मिनट्स आपको सिर्फ रीडिंग का टाइम दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको 3 घंटे मिलेंगे आपके राइटिंग टाइम के। यहाँ पर अधिकतम पूर्णांक रहेगा 80 मार्क्स का। वैसे तो पेपर आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका जो 20 मार्क्स का है सेक्शन, ये आपको स्कूल द्वारा दिया जाएगा। यानी कि आपका ने पूरे होल ईयर में जो आपके जितने भी असाइनमेंट्स रहे हैं, प्रोजेक्ट्स रहे हैं, आपका वर्क रहा है, आपका जो भी परफॉर्मेंस रहा है, उसके बेसिस पे आपके टीचर ये सीबीएसई को 20 मार्क्स भेजेंगे। तो इसलिए होल ईयर सारे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट सभी कुछ कंप्लीट करिएगा और टीचर के लिए गुड बॉय या गुड गर्ल बन के रहिएगा, ठीक है। तो ये आपको समझा दिया हमने। अब हम आ जाते हैं कुछ निर्देश। क्या है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। आ में वस्तुपरक यानी बहुविकल्पीय और खंड बा में वस्तुनिष्ठ यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न दिए रहेंगे। अब क्या है, खंड आ जो है वो आपका टोटल, इसके अंदर आपके जो आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे बहुविकल्पीय, जिसमें आपके गद्यांश पद्यांश आपकी तीनों ही बुक से प्रश्न रहेंगे, तो वो आपको रखने, लेकिन टोटल बहुविकल्पीय रहेंगे।
खंड बा में आपके पास वस्तुनिष्ठ यानी वर्णनात्मक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। जितने क्वेश्चंस आएंगे सभी के आपको डिटेल में आंसर्स देने हैं। इस प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 14 है, यानी कि खंड आ और बा में मिलाकर टोटल प्रश्न आपको 14 पूछे गए हैं और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ये नहीं कि आपको एक प्रश्न छोड़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है, सारे प्रश्न करने हैं। हाँ, हर प्रश्न के साथ आपके पास कहीं ना कहीं ऑप्शन रहेंगे, उनको देखते हुए हम काम करेंगे, मगर पूरे जो 14 क्वेश्चन दिए हैं 14 के 14 क्वेश्चन हमको करने हैं। खंड आ में 40 वस्तु पर प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों के प्रश्न उत्तर देना अनिवार्य है। तो जो आपके पास में खंड आ आया है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, पूरे के पूरे 40 प्रश्न पूछे गए हैं और पूरे 40 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि एक गद्यांश है एक पद्यांश है, वो सारे करने हैं। उसके अलावा आपके अभिव्यक्ति माध्यम के प्रश्न हैं, उसके बाद आपके क्या कहते हैं जो बाकी बुक्स हैं उनके भी आपके पास में प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो अंतरा और अंतराल के भी प्रश्न हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम के भी प्रश्न हैं, सभी आपको करने हैं। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए, सभी प्रश्नों के साथ दिए गए उचित विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब खंड बा में हमारे पास में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो उसके अंदर विकल्प मौजूद है। मान लीजिए आपको 2 क्वेश्चन करने हैं तो आपके पास 3 क्वेश्चन मौजूद रहेंगे, 2 क्वेश्चन आपको उसमें से करने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने दिए रहेंगे तो उसके हिसाब से करेंगे, लेकिन सारे प्रश्न करने हैं। ऑप्शंस याद करेंगे लेकिन सारे प्रश्न हम करेंगे। यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार दीजिए। ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको बहुत ध्यान रखना है। अब ये ध्यान क्यों रखना है ये भी हम आपको बता दें। जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है तो सीक्वेंस से सारे क्वेश्चंस रहते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि वो जब मान लीजिए इसके साथ 14 क्वेश्चन हैं तो उन्होंने बोला कि चलो हम पहले 7 क्वेश्चन कर देते हैं, फिर 10 कर देंगे, फिर 5 कर देंगे, फिर 9 कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको सीक्वेंस से 1 से लेकर 14 तक के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सीक्वेंस से काम करने हैं। ये आपको मतलब ये जब आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो ये आपका एक अच्छा बच्चे का जो पर्सनालिटी है वो एग्जामिनर के सामने रखेगा कि हाँ बच्चे ने निर्देश पढ़ा है और उसे पूरा फॉलो कर रहा है। क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करोगे ना तो बहुत परेशानी आ जाएगी। ठीक है, तो सभी आप क्वेश्चन लाइन से करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो खंड आ में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है अपठित बोध। इस अपठित बोध सेक्शन में हमारे पास 2 प्रश्न हैं, पहला प्रश्न और प्रश्न संख्या 2। पहले प्रश्न में अपठित गद्यांश है और दूसरे में अपठित पद्यांश है। गद्यांश को जब तक हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इनके आंसर नहीं निकाल सकते। अब जो अपठित गद्यांश और पद्यांश है इसको सबसे पहले आपको जो करना है, जो आपको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिला है उसमें ये दोनों ही आप सॉल्व करके रख लो। यानी कि टोटल 15 क्वेश्चन करने हैं, गद्यांश पे आपको 10 क्वेश्चन करने हैं और पद्यांश में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तो सबके आंसर्स आपको निकाल के रख लेने हैं। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा ना, आगे दिक्कत परेशानी होगी। तो सारे क्वेश्चंस आंसर्स निकाल के सामने रखेंगे। अब गद्यांश को हम पढ़ते हैं ध्यान से। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। ये गद्यांश पढ़ना है, इस पे 10 प्रश्न दिए गए हैं, 10 ही प्रश्न के उत्तर हमको देने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, सारे आंसर्स करने हैं हमें और 1 मार्क्स ईच जो है इसका मार्क्स रहेगा। अब चलिए गद्यांश पढ़ते हैं ध्यान से। किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर उसकी आत्मा है। यह उक्ति भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र के संदर्भ में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। कोई भी देश है उसकी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो हमेशा उसकी सोल रहती है। क्योंकि सोल क्यों है? क्योंकि वही उसकी पहचान होती है। और भारत इतना प्राचीन राष्ट्र है तो यहाँ पर बात और ज़्यादा कठोरता से लागू होती है कि यहाँ की संस्कृति को बचाए रखना, यहाँ के लोगों द्वारा पालन किया जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। संस्कृति राष्ट्र के जीवन मूल्यों, आदर्शों, दर्शन आदि को मानसिक धरातल पर अभिव्यक्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। अब क्या है, जो संस्कृति है वो हमारे राष्ट्र के जीवन के हम बताती है। हमारी जो संस्कृति है, हमारे यहाँ के देश के लोगों के मूल्य क्या हैं, आदर्श क्या हैं, यहाँ का दर्शन क्या है, मतलब जैसे यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो धर्म है, यहाँ अनेकता में भी एकता है, ये सभी क्या है हमारी पहचान विश्व में खड़ी करती है। भारत में इनके पीछे हजारों वर्षों के आचरण, व्यवहार, अनुभव, चिंतन, मनन आदि की पूंजी लगी हुई है। अब ये जो संस्कृति निकल के आई है कोई 1-2 दिन की नहीं है, इसमें बहुत टाइम का लोगों का प्रयास है,
बहुत ही चिंतन है, वही हमारे सामने निकल कर आती है। काल चक्र के सैकड़ों सुखद और दुखद घटनाक्रमों के दौरान कसौटी पर खरे उतरकर उन्होंने अपनी सत्यता व विश्वसनीयता अनेक बार सिद्ध करी है। तो हमेशा ऐसे बहुत से मौके आते हैं जहाँ पर कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि ठीक है, हमारे जो आदर्श है उन्हें हम छोड़ देते हैं, जो सही रास्ता है वो अपना लें, लेकिन नहीं, हमारे देश की संस्कृति बनी ही ऐसी है कि कठोरता में भी हम अपने आदर्शों को नहीं छोड़ते। अब उसमें भी हम अपनी संस्कृति को बचाए रखने का प्रयास लगातार करते ही रहते हैं। त्याग, संयम, परहित एवं अहिंसा या जीवों पर दया आदि भारतीय संस्कृति के सर्वोच्च मूल्यों में से एक है। संस्कृति और सभ्यता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। सभ्यता खाली वर्क नहीं कर सकती, संस्कृति खाली वर्क नहीं कर सकती। कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से सभ्यता और संस्कृति भी उसी तरीके से हैं। ये एक दूसरों के पूरक हैं। अपने आयु, पद और अनुभव में बड़ों के प्रति आदर भाव, श्रद्धा व सम्मान रखना भी संस्कृति की आत्मा है। अपने से आयु में जो लोग बड़े हैं या हमसे पद में जो लोग बड़े हैं, उनके प्रति सम्मान रखना, श्रद्धा रखना, उनका सम्मान करना भी हमारी संस्कृति है। देखिए, हमारे यहाँ जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आप कहते हैं वो बुजुर्ग सड़क पे भी निकल जाते हैं, कोई पहचानता भी नहीं है उनको, लेकिन कोई अनजान अगर उनसे उम्र में कम भी है तो उनकी मदद भी करेगा, उनका उतना सम्मान भी करता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी संस्कृति के बेस में है कि जो हमसे बड़ा है उसका हमें हर हाल में सम्मान करना ही करना है, उसकी पहचान है। संस्कृति और उसके आदर्श एवं मूल्य एक दिन में निर्मित नहीं होते। हमने बताया ना, एक दिन में ये चीज़ नहीं हुई, इसको बनने में बहुत टाइम लगा है। वे हजारों वर्षों की अनुभूतियों और सिद्धांतों के परिणाम होते हैं। इन आदर्शों व मूल्यों के आधार पर ही राष्ट्रीय संस्कृति निर्मित होती है। जब ये इतने हजारों सालों का जो प्रयास है, जो हमारे आदर्श हैं, मूल्य हैं, जो कुछ भी है, इनको हम जब तक लगातार लेकर चलते हैं तभी हमारी संस्कृति जो है वो बिल्ड होती है। इसका कार्य ही पर्याप्त नहीं है, इसका निर्माण कार्य ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका आचरण व्यवहारिक जिंदगी में सहज रूप से अभिव्यक्त होना, अर्थात उसका अंगी भाव हो जाना संस्कृति कहलाती है। अब ये नहीं कि हमने नियम बना दिए कि बड़ों का जो है वो सम्मान करना है, जो हमसे पद में बड़े हैं उनका सम्मान करना है, उनकी बातों को मानना है, छोटों को प्यार करना है, जीवों पर दया करनी है। ये सारे नियम बना देने से नहीं होता। इन नियमों को जब पालन किया जाता है तब ही ये संस्कृति बनती है। संस्कृति मतलब किसी चीज़ को हम अपने हैबिट में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोग हो, आप लोग घर में मम्मी हैं, पापा हैं, दादू दादी हैं, नाना नानी हैं, सभी की आप बहुत ज़्यादा सम्मान करते हो, उनकी हेल्प करते हो, उनको बीमार हो जाते हैं उनकी केयर करते हो, तो वो हम सबसे उम्र में बड़े हैं ना, तो उनका सम्मान करना ये हमारी संस्कृति है और हम करते भी हैं। ये नहीं कि तुमने मेरी केयर नहीं करी तो हम तुम्हारी केयर क्यों करें, ऐसा नहीं होता ना। यहाँ पर हम छोटे हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी ये ज़्यादा आ जाती है कि हम बड़ों का सम्मान भी करें, उनकी केयर भी करें। क्योंकि देखो, अब इसको ऐसे समझो, जब हम छोटे से थे, जब आप छोटे से थे, पैदा हुए थे, तो आप कुछ नहीं कर सकते थे ना। आपकी सारी केयर करना, सब कुछ करना किनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? आपके इन बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आज जब वो उम्र में आप उम्र के मतलब उस पड़ाव पे आ रहे हैं जहाँ वो बुज़ुर्ग हो रहे हैं और उनकी कंडीशन वैसी हो रही है जब आप छोटे थे, उनके हाथों में कोई चीज़ होल्ड नहीं होती। आप अपने दादा दादी को देखोगे नाना नानी को देखोगे, उनको दिखना कम हो जाता है, उनके हाथ में वाइब्रेशन होने लगती है, उनकी होल्डिंग पावर कम हो जाती है, किसी चीज़ को याद रखने की पावर कम हो जाती है, कोई भी चीज़ पे रिस्पॉन्ड वो थोड़ी देर में करते हैं। तो आप उसको लेकर झुलाओ नहीं, आप उसको इरिटेट नहीं हो। क्यों? आप ये कंडीशन समझो कि जब आप छोटे थे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती थी तो वो एक बार नहीं 4 बार समझाते थे। आप खा नहीं पाते थे, गिराते थे, गंदा करते थे, तब भी वो आपको गलत। तो आज वो उस कंडीशन में हैं और आपको ये काम करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, हमको ये सिखाया गया है, ये हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति है कि हमें बड़ों की बातों को मानना है, समझना है, उनकी केयर करनी है। भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च मूल्य त्याग है, ठीक है। किसी चीज़ को आप त्याग दो। यह मूल्य हमें पाश्चात्य संस्कृति या साम्यवादी संस्कृति की भोगवादी वृत्ति से दूर रखता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो पाश्चात्य संस्कृति है वहाँ पर भोगवादी है, साम्यवादी है, यानी कि हम जो चीज़ भी लें उसका भोग करें। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? त्याग है।
आप देखेंगे बहुत से लोग हैं जो रोड पर बैठे रहते हैं, भीख मांगने के लिए बैठे रहते हैं ना, तो उनको कितने लोग हेल्प करते हैं, बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं ना। तो ये क्या है, ये त्याग की भावना है कि ठीक है हम इतना केपेबल हैं कि हम अपने लिए तो खाने का इंतज़ाम कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास इतना है कि हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। तो ये होता है त्याग, जहाँ पर हम अपना तो करें भला, लेकिन साथ में दूसरों का भी करें। इनकी इस भोगवादी संस्कृति ने आज संपूर्ण मानव जाति को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है। हम यहाँ पाश्चात्य संस्कृति की बात कर रहे हैं, और इसी प्रवृत्ति ने मनुष्य और प्रकृति के बीच एक खाई पैदा कर दी है। लोग जो है क्या कर रहे हैं, भोगवादी संस्कृति को बहुत तेजी से अपना रहे हैं। जो हमारी भारतीय संस्कृति त्याग की है ना, वो कहीं ना कहीं पीछे होती जा रही है। भोगवादी संस्कृति जितना मिल रहा है बस उसका भोग करते जाओ करते जाओ। इससे क्या हुआ है, आज हमारे और प्रकृति के बीच बहुत बड़ी खाई इकट्ठा हो गई है। कैसे, आप देखिए, प्रकृति हमें हमेशा देती है ना हमेशा हमको, लेकिन क्या होता है जब हमें इतना दे रही है तो हमने क्या किया, हमने और लेना शुरू कर दिया, और ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। प्रकृति ने उस भाई प्रकृति को भी जो चीज़ वो हमको दे रही है या हम लेते हैं, उसे बनाने के लिए कुछ समय चाहिए होता है ना, जो चीज़ उसने हमको दे दी है। अब यहाँ पे क्या है कि हम उसको बनाने का, दोबारा वो सारी चीज़ें पैदा करने का समय ही नहीं दे रहे हैं, लेते जा रहे। इससे क्या है, प्रकृति नष्ट होती जा रही है। तो प्रकृति हमारे लिए है, हम मानते हैं, लेकिन इतना उपभोग करो कि हम उसको ताउम्र हमेशा के लिए चला सकें। ये नहीं कि हम करते जाएं और प्रकृति विनाश की कगार पे आ जाए। आज देखिए है कि नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग है, बिल्कुल भी वेदर का कोई पता नहीं रहता। कब जब ठंड होनी चाहिए तब गर्मी होती है, गर्मी होनी चाहिए तो ठंड होती है, जब बारिश नहीं होनी चाहिए तब बारिश होती है, ओले गिरते हैं, बर्फ़ गिरती है। तो मतलब अनप्रिडिक्टेबल जो वेदर है वो आजकल हो गया है। भारतीय संस्कृति सर्व समावेशक है, यानी कि सबको अपने में समा लेती है, जीव मात्र में ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति करने वाली है। भारतीय संस्कृति अपने सुखों के लिए दूसरों को नष्ट करने की बर्बरता नहीं रखती, यानी कि हम अपने आप को अगर सुखी चाहते हैं तो दूसरे को तबाह करें, ये संस्कृति भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग राजा से भी अधिक उस सन्यासी को समावृत करते हैं जो विश्व कल्याण के लिए संयम नियम का पालन करते हुए अपना सर्वार्पण करता है। तो यहाँ पर क्या है, लोग राजा से ज़्यादा उस साधु, हमारे यहाँ भी देखिए साधु संतों को कितना मान सम्मान दिया जाता है, क्योंकि उसने जग कल्याण के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया है, कुछ भी उसके पास में नहीं है। तो इसलिए हम साधु संतों की ज़्यादा इज्जत करते हैं। अब ये जो हमने गद्यांश पढ़ा, इस पे क्या है, हमारे पास प्रश्न है, 10 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, भारत में आचरण, व्यवहार, अनुभव, चिंतन और मनन आदि की पूंजी लगी हुई है। पंक्ति से आश्रय क्या है। अब ये जो पंक्ति दी गई है कि ये सब कुछ लगा है पूंजी के मात्र पे, इसका आश्रय क्या है। आश्रय का मतलब अर्थ नहीं होता, ध्यान रखिए। आश्रय का मतलब इस पंक्ति के माध्यम से लेखक हमें समझाना क्या चाह रहा है। तो क्या कहने चाह रहे हैं, जीवन मूल्यों का महत्व, ईश्वरीय सत्ता का योगदान, राष्ट्रीय संस्कृति की चेतना, त्याग का उदात्त रूप। तो यहाँ पर भारत में आचरण, व्यवहार, अनुभव, चिंतन और मनन आदि की पूंजी लगी हुई है। इसका तात्पर्य है राष्ट्रीय संस्कृति की चेतना। ये हमारी राष्ट्रीय चेतना है। क्यों? क्योंकि यही हमको बताती है कि हमारे अपने मूल्य क्या हैं, जिनको हम अपने आचरण व्यवहार में लाते हैं, उनसे हम कुछ जो अनुभव करते हैं, जो चिंतन करते हैं, जो मनन करते हैं, उसी को व्यवहार करते हैं। तो यही संस्कृति क्या है, हमारी राष्ट्रीय चेतना की संस्कृति है। दूसरा प्रश्न है, पाश्चात्य संस्कृति तथा साम्यवादी संस्कृति की भोगवादी प्रवृत्ति से बचाव होता है। कैसे होता है? संयम से, अहिंसा से, मूल्यों से या चिंतन से। तो जो पाश्चात्य संस्कृति की जो सभ्यता है, उसकी जो संस्कृति है भोगवादी या साम्यवादी संस्कृति, अगर हम उससे बचना चाहते हैं तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसका उपाय क्या है? तो उससे हम बच सकते हैं अपने मूल्यों से, हमारे जो सिद्धांत हैं, जो आदर्श हैं, जब हम उनको फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनसे हम बच जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि। अब वो एक दूसरे के पूरक क्यों हैं? क्योंकि डैश, सभ्यता के भीतर ही संस्कृति का विकास है। सांस्कृतिक निर्धारक तत्व ही सभ्यता को परिभाषित करते हैं। सभ्यता व संस्कृति का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है।
सभ्यता उन्नति है और संस्कृति उदात्तता। तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्यों पूरक है, क्योंकि सभ्यता के भीतर ही संस्कृति का विकास है। अब हमारी जो सभ्यता डेवलप हुई, अब इसको समझिएगा, हमारी जो भारतीय सभ्यता जैसे जैसे डेवलप हुई उसमें जो मूल्यपन पे जो आदर्श है उनको हमने व्यवहार में लिया और वही क्या बन गई, संस्कृति बन गई। तो क्या है, सभ्यता के भीतर ही संस्कृति पनपती है। जितनी अच्छी सभ्यता होगी आपके व्यवहार, आपके मूल, आपके आदर्श उतने अच्छे होंगे, उनको हम व्यवहार में लेके आएंगे तो वो संस्कृति बन जाती है। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से किन अर्थों में भिन्न है। हमारी जो इंडियन कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर से किस तरीके से भिन्न आता है। भोगवाद से मुक्त होने के कारण, भोगवाद से युक्त होने के कारण, उदारता के कारण, स्वार्थ भावना के कारण। तो क्यों ये भिन्न है, उसका भिन्नता का कारण है भोगवाद से मुक्त होने के कारण, क्योंकि भारतीय संस्कृति त्याग की संस्कृति, हमें त्याग सिखाती है, जबकि पाश्चात्य संस्कृति क्या सिखाती है, भोग सिखाती है। जो भी चीज है उसका उपभोग करो। अब उपभोग का मतलब होता है कि जो भी चीज़ है बस उसको इस्तेमाल करो, हमें बस इस्तेमाल कर लेना है, ये नहीं देखना है कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या ज़रूरतमंद है या नहीं, इससे कुछ मतलब नहीं। नंबर 5 है, समाव्रत शब्द का समानार्थी हो सकता है, क्या होगा, समवयस्क, सम्मानित, सुसंस्कृत या समावेशक। तो समाव्रत का अर्थ होगा सम्मानित, यानी कि किसी को आदर देना, ये सच। प्रश्न संख्या 6 है, मनुष्य और प्रकृति के बीच खाई पैदा करने के महत्वपूर्ण कारण हैं। मनुष्य और प्रकृति के बीच जो खाई पैदा हो रही है, पहले क्या होता था, हमारा देश जो है वो हरियाली से परिपूर्ण था। अब क्या है, देखिए हरियाली धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये जो खाई बढ़ रही है इसका कारण क्या है, आधुनिकता, भोगवादी दृष्टिकोण, प्रकृति के प्रति उदासीनता या लालची स्वभाव। तो अगर गद्यांश के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो है भोगवादी दृष्टिकोण, यानी कि हर एक चीज़ का भोग कर लेना है। अब जितनी हमें ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करो ना, ज़बरदस्ती का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, ये भाई प्रकृति को नुकसान ही होता जाएगा। इसलिए जो है प्रकृति, मनुष्य और प्रकृति के बीच खाई बढ़ती जा रही है। प्रश्न संख्या 7 है, यहाँ क्या दिया गया है भाई, कथन है, कुछ विकल्प है, पढ़ते हैं पहले। संस्कृति के मूल में समाहित है, कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अब हमें क्या बताना है, संस्कृति के मूल में क्या समाहित है। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें कौन सा, कोई एक कथन सही है, 2 कथन है या सारे कथन है, ये हमें पढ़ के निकालना है। तो संस्कृति के मूल में क्या समाहित है, एक राष्ट्र की आत्मा, जीवन मूल्यों आदर्श का आईना, पाश्चात्य जगत की भोगवादी संस्कृति, आधारभूत तत्वों का अवमूलन। तो यहाँ पर संस्कृति के मूल में समाहित है, अगर हम गद्यांश के हिसाब से देखेंगे, मूल में समाहित है एक राष्ट्र की आत्मा, ठीक है, दूसरा है जीवन मूल्य और आदर्श का आईना होती है। तो यहाँ पर नंबर 1 और 2 एकदम करेक्ट है, बाकी ये दोनों गलत है। तो आगे कहाँ पर आएगा 1 और 2 हम देख रहे हैं, ये देखिए कथन 1 और 2 एकदम सही है, तो खा हमारा ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर सांस्कृतिक संरक्षण के विषय में कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है सांस्कृतिक संरक्षण के विषय में, सांस्कृतिक व्यवहार का संरक्षण करना, सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाना, संस्कृति का हस्तांतरण करना, संरक्षण को व्यवहारिक रूप प्रदान करना। अब क्या है, अगर हम जो हमने गद्यांश पढ़ा है उसके हिसाब से सांस्कृतिक संरक्षण के विषय में क्या कहा गया है, जो सांस्कृतिक संरक्षण के विषय में क्या बोला गया है, तो क्या बोला गया है, वो है संरक्षण को व्यवहारिक रूप प्रदान करना। हम अगर किसी चीज़ को संरक्षण करते हैं तो वो हमें व्यवहार में लाना है, हमारे जो ये नहीं कि हम सिर्फ दिखावटीपन के लिए थोड़ी देर उसको अपना लें और फिर छोड़ दें, नहीं, हमें अगर संरक्षण जो भी हम व्यवहार में, वो हमेशा हमारे व्यवहार में होना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 है, राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण होता है। अब राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण किस प्रकार होता है, ईश्वरीय सत्ता के प्रभाव से, विश्व के कल्याण की ओर उन्मुख होने से, आदर्शों व मूल्यों के आधार पर, आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होने पर।
तो राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण होता है आदर्शों व मूल्यों के आधार पर। हमारे आदर्श क्या हैं, हमारे कुछ होते हैं ना सिद्धांत, वो उनको मूल्य बोला जाता है। उन्हीं के आधार पर राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण होता है कि आप कैसी चीजें सोचते हो और उन्हें कैसा व्यवहार में लाते हो, वही हमारी संस्कृति बन जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय संस्कृति में राजा से अधिक सन्यासी को आदर देने का प्रबल कारण क्या है? भारतीय संस्कृति में राजा से ज्यादा सन्यासी को आदर दिया जाता है, इसका प्रबल कारण क्या बताया गया है गद्यांश में? आत्म संयम, परोपकार, त्याग की भावना या जनप्रियता। तो उन्होंने क्या दिया था? सर्वस्व समर्पण। ये शब्द लिया था ना, तो इसका क्या मतलब होता है, क्यों सम्मान देते हैं? वो है आपका परोपकार, यानी कि दूसरे के उपकार के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, इसलिए हम राजा से ज्यादा सन्यासी को महत्व देते हैं। तो ये हो गया गद्यांश। अब हम आ गए अपने दूसरे प्रश्न पर, जहां हमारे सामने एक अपठित पद्यांश रखा गया है, इसको पढ़ना है और इस पर आधारित हमारे पास में रहेंगे 8 बहुविकल्पीय प्रश्न। इन 8 ही प्रश्न को करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है प्रश्न 2, दिए गए काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनने हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें सारे विकल्पों को ध्यान से देखना है, समझना है, ठीक। आप चलिए इसको हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, हम जंग न होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। कभी न खेतों में फिर खूनी खाद फलेगी, खलियानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी। आसमान फिर कभी न अंगारे उगलेगा, एटम से नागासाकी फिर नहीं जलेगी। युद्ध विहीन विश्व का सपना भंग ना होने देंगे, जंग ना होने देंगे। यहाँ पर सत्ता को कायम करने के लिए हमारे विश्व में बहुत सारी जंगें हुई, इनके लिए कितनी सारी चीजें आप देखोगे, धन जन मान सभी कुछ की हानि हुई, कितना खून बहा है, जिसमें आपको बताया एटम से नागासाकी फिर नहीं जलेगी। आपको पता है कि परमाणु बम गिराए गए थे नागासाकी और हिरोशिमा पर, कितने लोग मरे थे। तो यहाँ पर आपको क्या है, अपनी सत्ता कायम करने के लिए कितना ज्यादा खून बहाया गया है। खाद, भाई किसी भी जमीन को फलने फूलने के लिए खाद की जरूरत होती है, लेकिन उस जमीन को प्राप्त करने के लिए कितना खून बहाया गया। तो वही दिया ना, कभी ना खेतों में फिर खूनी खाद फलेगी, यानी कि अब हम खून नहीं बहाएंगे, हम किसी भी तरह से जो है युद्ध नहीं करेंगे, जो खेत हैं वो फसलों से लहराएंगे। हथियारों के ढेरों पर जिनका है डेरा, मुंह में शांति बगल में बम धोखे का फेरा। कफन बेचने वालों से कह दो चिल्लाकर, दुनिया जान गई है उसका असली चेहरा। कामयाब हो उसकी चालें ढंग ना होने देंगे, जंग ना होने देंगे। तो अब यहाँ पर उन्होंने बोला, लोग जो हैं वो मुंह पर बड़े अच्छे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनके हाथों में खंजर होते हैं, हथियार होते हैं, बम होते हैं। होता है ना, एक देश दूसरे को देश को तबाह करने के लिए हर एक साम दाम दंड भेद अपनाता है। तो उन्होंने कहता कि अब आप कुछ भी करिए, हम जो है अब आपका जो काला चेहरा है उसे कामयाब नहीं होने देंगे। हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी है, हमें चाहिए शांति, सृजन की तैयारी है। मतलब हमें शांति चाहिए, हम जिंदगी की तैयारी कर रहे हैं, हमको शांति चाहिए क्योंकि हमें नया निर्माण करना है। सृजन मतलब क्या हुआ, नई चीजों का निर्माण करना है। हमने छेड़ी जंग भूख से, बीमारी से, आगे आकर हाथ बटाएं दुनिया सारी। हरी भरी धरती को खूनी रंग न लेने देंगे, जंग ना होने देंगे। तो यहाँ पर क्या है, अब हम जंग नहीं करेंगे, हमारी जंग किससे, भूख और बीमारी से है। अब किसी भी तरीके से हम खून बहाने वाली जंग को नहीं होने देंगे। अब इस पर हमारे पास प्रश्न है, हमने पूरा गद्यांश पढ़ लिया, अब इस पर प्रश्न देखिए क्या है। पहला है, इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब हमारे पास में यहाँ क्या दिया, इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु कुछ विकल्प दिए गए हैं, इनको पढ़ना है और उसके हिसाब से बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो पहला कथन है, आंतरिक वैमनस्य को विस्मृत करना, विश्व शांति के मार्ग पर अग्रसर होना, युद्ध की नई तकनीकों पर विचार करना, एटम बम के ऐतिहासिक
ऐतिहासिक परचम लहराना। तो यहाँ पर इस कविता का जो भाव दिया गया है उसके हिसाब से जो सही है वो हमारा आ रहा है पहला और दूसरा। अगर हम देख रहे हैं, आंतरिक वैमनस्य को विस्मृत करना, विश्व शांति के मार्ग पर अग्रसर होना, यानी कि हमारे अंदर जो गलत भावना है उसको हटाना, और विश्व शांति चाहिए हमें, पूरे विश्व में कहीं युद्ध नहीं चाहिए। तो पहला और दूसरा कथन हमारा सही आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, खलियानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी। प्रस्तुत पंक्ति में मौत की फसल से तात्पर्य क्या है? मौत की फसल थोड़ी ना हो सकती है, तो इससे क्या कहना चाहते हैं? लिटरली मौत की फसल नहीं हो सकती, तो इसके पीछे हमसे कवि कहना क्या चाहते हैं, उनका आशय क्या है, इसके पीछे क्या है? युद्ध के कारण किसानों की मेहनत का विफल नहीं होगी, प्रकृति का विनाश नहीं होगा, युद्ध अपार जनहानि का कारण नहीं बनेगा, हरित सौंदर्य रक्ताभ रूप में नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर खलियानों में मौत की फसल नहीं खिलेगा कि तात्पर्य है युद्ध अपार जनहानि का कारण नहीं होगा, कि मतलब बहुत सारे, जब युद्ध होता है तो बहुत सारे लोग मरते हैं। तो अब जो है ना, हम इस तरह के युद्ध नहीं करेंगे जिससे लोगों की जानें जाएं, हमें अब वो काम नहीं करना है। प्रश्न संख्या 3 है, मुंह में शांति बगल में बम धोखे का फेरा। रेखांकित वाक्यांश के भाव को स्पष्ट कीजिए। अब ये पूरा जो भाव दिया गया है इसका मतलब हमें बताना है। क्या है? छोटा मुंह बड़ी बात, मुंह में राम बगल में छुरी, बारूद की पुड़िया होना दिल छोटा करना। अब इनको इन्होंने मुहावरे की तरह से हमें बताना है, मतलब मुंह में शांति बगल में बम धोखे का फेरा। तो इसके लिए अगर हम सटीक मुहावरा निकालेंगे तो क्या होगा? वो है मुंह में राम बगल में छुरी, यानी मुंह से तो बड़े मीठे मीठे बनते हैं लेकिन पीछे क्या है? वो हमको धोखा देते हैं, हमारी जमीन को हथियाते हैं और उसके लिए बम गिराएंगे, छुरे गिराएंगे। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने है, हाँ भैया तुम बड़े अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, तुम ऐसा करो वैसा करो, लेकिन पीठ पीछे जाकर वो हमेशा आपकी बुराई करेगा या आपका जो जिससे नुकसान हो वो काम करेगा। तो इसको बोलते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। चौथा प्रश्न है, अपनी आंखों में कवि ने दुनिया का सपना संजोया है। कैसा सपना संजोया है? जहां युद्ध मात्र विकल्प हो, जहां सर्वत्र शांति बयार चल रही हो, हथियारों के डेरों पर डेरा जमाना है, हरी भरी धरा का सपना है। तो यहाँ पर कैसा सपना उन्होंने संजोया है? वो है जहां सर्वत्र शांति बयार चल रही हो। तो यहाँ पर क्या है? बयार का तात्पर्य होता है ठंडी ठंडी हवा। तो यहाँ पर चारों तरफ जो है बस शांति हो, सुकून हो, ऐसे विश्व की उन्होंने कल्पना करी हुई है। प्रश्न संख्या 5 है, कफन बेचने वाले कहकर कवि को लेखनी उद्घाटित करना चाह रही है। अब इसका मतलब क्या है? लेखक ने जो लिखा है कफन बेचने वाले, इससे उनकी लेखनी क्या चीज हमको बताना चाह रही है? क्या बताना चाह रही है ना? कहकर कवि की लेखनी उद्घाटित करना चाह रही है, यानी कवि की जो कलम है वो हमें क्या बताना चाह रही है? क्या है? वे मुल्क जो हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं, वे मुल्क जो कफन बेचने वालों को ललकार रहे हैं, वे मुल्क जो विश्व शांति के लिए हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं, वे मुल्क जो अन्य मुल्कों को गुलाम बनाना चाहते हैं। तो यहाँ कफन बेचने वाले से तात्पर्य है वे मुल्क जो हथियार की खरीद फरोख्त करते हैं, यानी कि जो कहते हैं कि हाँ भाई हमको इतना हथियार चाहिए, उतना खरीद चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? हम कफन, भाई उन हथियारों से कहीं फसल तो उगेगी नहीं, किसी का भला तो होगा नहीं, उससे क्या होगा? कहीं ना कहीं जाकर उन हथियारों का इस्तेमाल होगा, और जब इस्तेमाल होगा तो बहुत सारे लोग मरेंगे, और जब मरेंगे तो उन पे कफन चढ़ेंगे। इसीलिए इसे बोला गया जो लोग हथियार खरीदते हैं, यानी कि जो कफन खरीदने और बेचने का काम करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, आसमान फिर ना अंगारे उगलेगा। पंक्ति में अंगारे उगलने का तात्पर्य क्या है? अंगारे उगलने के से मतलब क्या है? परमाणु परीक्षण पर पाबंदी से है, सौर मंडल में सूर्य की दशा परिवर्तन से है, परमाणु विस्फोट करने से है, भूखमरी के कारण मृत्यु दर में वृद्धि है। तो यहाँ पर आसमान फिर ना अंगारे उगलेगा सा तात्पर्य है परमाणु विस्फोट करने से है, यानी कि अब भाई आपको पता है कि अभी तक एक बार परमाणु विस्फोट हो चुका है, जो हिरोशिमा नागासाकी पे दो हुए थे। अब वो चाहते हैं कि अब भविष्य में कभी जो है ये नहीं होगा, तो इसीलिए उनका परमाणु विस्फोट करने से है। अंगारे उगलना मतलब दोबारा अब इस तरह का विस्फोट विश्व में नहीं होने चाहिए।
प्रश्न संख्या 7 है, नागासाकी फिर नहीं जलेगी के माध्यम से कवि का अभिप्राय है। नागासाकी फिर अब नहीं जलेगी से तात्पर्य है विश्व शांति को विस्तारित करना, हिरोशिमा नागासाकी को याद करना, विश्व में अस्त्र शस्त्र रहित बनाना, संसार में अस्त्र शस्त्र का प्रचार प्रसार करना। तो यहाँ पर नागासाकी फिर नहीं जलेगी की तात्पर्य है विश्व शांति को विस्तारित करना। युद्ध हुआ तो नागासाकी पर बम गिराया गया, नागासाकी जला, तो दोबारा नहीं जलने का तात्पर्य है कि अब सभी मिलजुल कर शांति से रहेंगे, अब दोबारा इस तरह का जो है एटम बम का प्रयोग नहीं होगा। प्रश्न संख्या 8 है, कवि ने किसके विरुद्ध रण की तान छेड़ रखी है। किसके युद्ध, रण की, रण मतलब जो आपका रण क्षेत्र होता है जहां लड़ाई की जाती है, तो उन्होंने रण यानी कि किसके खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। खेत खलियान खाद के विरुद्ध, नव सृजन की बात कहने के लिए, निर्धनता व भुखमरी को संघर्षहीन बनाने के लिए, हरित धरा को लहूलुहान होने से बचाने के लिए। तो कवि ने किसके खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, वो है निर्धनता व भुखमरी को संघर्षहीन बनाने के लिए, कि मतलब वो निर्धनता को हटाना चाहते हैं, भुखमरी को हटाना चाहते हैं, इसके खिलाफ उन्होंने युद्ध जो है रच रखा है। तो ये हो गया हमारा अपठित काव्यांश भी। अब हम आ गए हमारे पृष्ठ संख्या 3 पे। यहाँ पर हमारी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से जो है वो 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखिए 5 प्रश्न है, पांचों ही प्रश्न हमें करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे और हर प्रश्न के लिए हमें 1 मार्क मिलेगा। इसका है, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही उस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता दी जाती है, इसे कहते हैं। देखिए आपके पास आपकी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, एक घटना दे दी जाएगी। अब आपको बताना है कि ये होता क्या है। अब इन्होंने जो यहाँ बताना चाहा है वो देखिए, जब कोई न्यूज़ आती है, कोई घटना घटी, मान लीजिए कि कहीं पर जो है वो रेल दुर्घटना हुई, तो क्या होता है न्यूज़ में वो खबर दिखाई जाती है, उस खबर के पिक्चर भी, देखिए वो घटना की खबर हमें सूचना दी जाती है, फिर उसके दृश्य भी हमें दिखाए जाते हैं, मतलब उसकी पिक्चर्स हमें दिखाई जाती, फिर उसके साथ ही साथ वो घटना जब हो रही थी तो उसके होते हुए बहुत सारे लोगों ने उसे सामने से देखा, तो वो क्या होते हैं, प्रत्यक्षदर्शी। अब ये जो प्रत्यक्षदर्शियों ने उसको देखा, उनका कथन भी दिखाया जाता है, मतलब उनसे बोलते हैं ना, हाँ ये जब ऐसे जो क्या कहते हैं संवाददाता होता है, वो क्या करता है, वो उस व्यक्ति से बोलता है, हाँ आप बताइए, माइक लिए रहता है ना, ऐसे करके बोलता है कि हाँ बताइए आपकी कि जब ये घटना हुई तो आप क्या कर रहे थे। वो बोलेगा मैं खेत में पानी दे रहा था और एकदम से बहुत तेज आवाज़ आई, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से टकरा गई और सारे डब्बे जो हैं रेलगाड़ी के वो एक दूसरे पटरी से उतर गए और कुछ डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। तो वो इस तरीके से बोलता है ना, तो ये सभी चीज़ हमको टीवी पे दिखाई जाती है ना, तो ये क्या हुआ, उस प्रत्यक्षदर्शी का कथन हुआ। ये देखिए कथन दिखाया, सूचना दी जाती है, फिर उसके दृश्य दिखाए जाते हैं, फिर प्रत्यक्षदर्शी का कथन दिखाया जाता है और कथन दिखाकर और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। प्रामाणिकता का मतलब वो पुख्ता की जाती है कि जो खबर हम दिखा रहे हैं वो एकदम सही है, तो इसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, खबर दिखाना, दृश्य दिखाना, प्रत्यक्षदर्शी की बात बताना, इसको हम पूरा क्या बोलते हैं, एंकर विजुअल, एंकर वाइड, एंकरिंग या एंकर सूचना। तो इसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं एंकर बाइट। अब क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम कथन को दिखा और सुना रहे हैं, इसलिए ये एंकर बाइट हो जाती है। बाइट का तात्पर्य होता है किसी कथन को दिखाना, तो इसलिए ये कहलाता है एंकर बाइट। नेक्स्ट आते हैं दूसरा, फीचर के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही हैं। अब फीचर के बारे में यहाँ 3 कथन रखे गए हैं, अब आपको बताना है कोई एक कथन सही है, 2 कथन सही है या तीनों कथन सही हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, पहले हम तीनों कथन पढ़ेंगे, फिर नीचे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको हम टिक करेंगे। क्या है, फीचर एक सुव्यवस्थित और आत्मनिष्ठ लेखन होता है, बिल्कुल सही है ये।
फीचर में लेखक के पास अपनी राय जाहिर करने का अवसर भी होता है। ये भी सही है, जो लेखक है वो अपनी राय को व्यक्त कर सकता है, इसीलिए इसको आत्मनिष्ठ लेखन कहते हैं। फीचर लेखन में 6 ककारों को सम्मिलित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। गलत। 6 ककार कहाँ शामिल किए जाते हैं? समाचार लेखन में, उल्टा पिरामिड शैली में, ठीक है ना। तो ये गलत है और ये सही है, यानी कि पहला और दूसरा हमारा एकदम सही है। तो हमारा यहां होना चाहिए गा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 3। अब यहां देखिए फिर आपके लिए एक छोटी सी कहानी रखी गई है। क्या है? प्रोफेसर स्वामी अय्यर एक महत्वपूर्ण लेखक हैं, ठीक है, और अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित हो चुकी है। उनकी लोकप्रियता को देखकर अखबार ने उन्हें नियमित रूप से लिखने का जिम्मा दिया। इस जानकारी के आधार पर वे लिखते रहेंगे, वे लिखते होंगे। अब क्या है, हमने आपको जब पढ़ाया था तो ये चीज़ बताया था कि जो आपका एक पेज होता है, कौन सा होता है? संपादकीय पेज, ठीक है। संपादकीय पेज में एक कॉलम ऐसा रहता है जहां पर एक लेखक रेगुलर अपने लिखने की शैली, अपने हिसाब से कोई ना कोई एक लेख वहां पर छापता रहता है, देता रहता है और उसका छपता रहता है। तो पर्टिकुलर उस लेखक के लिए वो कॉलम रिजर्व हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर वो लेखक हैं प्रोफेसर स्वामी अय्यर, क्योंकि इनकी लेखन शैली जो है वो काफ़ी अच्छी है, तो अखबार वाले उनसे बहुत प्रभावित हैं। तो नियमित रूप से जो है वो एक लोकप्रिय अखबार के लिए लिखते हैं। अब जो वो लिख रहे हैं वो क्या है, अब आपको बताना है वो किस कॉलम के लिए लिख रहे हैं, क्या होता है वो। खोजी रिपोर्ट लिख रहे हैं, स्तंभ लिख रहे हैं, संपादकीय लिख रहे हैं या प्रतिवेदन लिख रहे हैं? अब आप बताइए क्या है। तो वो जो लिख रहे हैं रेगुलर रूप से उसको बोला जाता है स्तंभ। यानी कि स्तंभ का मतलब क्या होता है? स्तंभ का मतलब होता है खंबा, ठीक है। खंबा क्या होता है? स्थिर होता है। पिलर जिसको हम बोलते हैं, कोई पिलर होता है ना, वो पूरी तरीके से स्थिर होता है, वो अपनी जगह से हिलता नहीं। तो वो कॉलम क्या है? उस एक लेखक के लिए एक स्तंभ है, यानी कि वहां पर डेली उसका लेख जाना ही जाना है, उतना कॉलम उसके लिए रिजर्व है, तो इसीलिए उसको स्तंभ बोलते हैं। वहां पर वो अपना डेली एक लेख लिखते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4। भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों एवं संगठनों में लिखने वाले पत्रकारों को कहते हैं। भुगतान के, यानी कि इसको ऐसे समझिए, कोई एक पत्रकार है, वो खबर लिख रहा है, वो अपनी खबरों को अलग अलग पेपर्स में आपको देगा और उसको उसी हिसाब से पैसा मिलेगा भुगतान के आधार पर। यानी कि उसने अगर मुझे 10,000 दिए तो मैं उसको ऐसी खबर दूंगा, अगर उसने मुझे 25,000 दिए तो उसको उससे अच्छी खबर दूंगा। यानी कि आप उसको जैसा पे करेंगे वो उस तरीके से आपको खबर देगा। तो इस तरह के पत्रकार को क्या बोलते हैं? इस तरह का पत्रकार क्या बोला जाता है? फ्रीलांसर पत्रकार, अल्पकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार या पूर्णकालिक पत्रकार। तो ये पत्रकार कहलाता है फ्रीलांसर, यानी कि जो खबर लिखने के लिए पूरी तरह फ्री है, अपनी खबर को दूसरे को देने के लिए फ्री है। बस आपको पैसे जितने अच्छे देंगे वो आपको खबर उतनी ही अच्छी देगा। प्रश्न संख्या 5 है, अनामिका कुमार विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाली रिपोर्टर हैं। इन्हें कहा जाएगा, जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग करते हैं उन रिपोर्टर्स को क्या बोला जाता है? देखिए, 2 तरह की रिपोर्टिंग, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग है। तो यहाँ पर विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को क्या बोलते हैं? संवाददाता, विशेष संवाददाता, उप संपादक या विषय विशेषज्ञ। तो यहाँ पर विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को बोला जाता है विशेष संवाददाता, ठीक है। बीट रिपोर्टिंग वाले को संवाददाता और विशेष रिपोर्टिंग वाले को विशेष संवाददाता, ठीक। अब हम आ गए अपनी पुस्तक अंतरा भाग 2 पे, ठीक है। उस पर आधारित अब हमारे सामने प्रश्न आएंगे। प्रश्न संख्या 4 पर हमारे सामने जो अंतरा बुक का काव्य खंड है उससे एक अंश रखा गया है, किसी भी कविता से, उसे हमें पढ़ना है और उस पर आधारित जो है हमारे सामने रखे गए हैं 5 प्रश्न, उन 5 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो काव्यांश दिया गया है उसको पढ़ेंगे। क्या है? निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ क्या दिया है? सबसे पहले काव्यांश, जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ।
आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के खुशबू के। तो ये किस कविता से लिया गया है? ये लिया गया है बनारस से। बनारस कैसा है ये बताया गया है कि वहाँ सब कुछ अपने आप में है और सब कुछ जो है वो स्थिर है, स्तंभ है बिना किसी स्तंभ के। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको पकड़े रखने के लिए कोई मजबूती है, वहाँ सभी कुछ जो है वो चिर स्थायी है और जो कुछ नहीं है उसे थामे हैं। क्या थामे हैं? राख और रोशनी के ऊंचे। राख क्यों है? क्योंकि वहां पर घाट पर जलाए जाने वाले शवों के कारण वहां पर राख के ढेर हो जाते हैं, इसलिए राख के स्तंभ हैं। गंगा आरती की जाती है तो वहां पे रोशनी के स्तंभ है। यहाँ पे स्तंभ का तात्पर्य लिटरली खंबे से नहीं है, मतलब यहाँ पर हमारी आस्था है, राख में भी और रोशनी में भी। कब माना जाता है ना कि भाई आप अगर मरते हैं और बनारस में जाके आपका दाह संस्कार किया जाता है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये हमारी मान्यता है, हमारी आस्था है। अब गंगा के प्रति हमारी आस्था है तो हम वहां आरती करते हैं, तो वो हमारी आस्था को दर्शाता है। तो अब ये आस्था क्या है? कोई हमारी अपनी पर्टिकुलर नहीं है कि सिर्फ हमारी है या हम ही ने इसको जन्म दिया है, ये बहुत पहले से चली आ रही है। चिरकारी ना जाने कब से चली आ रही है और ना जाने कब तक चलेगी। तो ये क्या है? पहले से है, अभी भी है, आगे भी रहेगी। इसलिए इस विचारधारा को स्तंभ का रूप दिया गया है, क्योंकि स्तंभ स्थायी होता है। आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ। आग मतलब क्या हुआ? आपको शवों के जलने की जो आग उठती है वो। पानी का स्तंभ यानी गंगा का, गंगा की स्वच्छता, निर्मलता जो है वो स्तंभ, यानी कि उसकी पवित्रता का जो हमारे, हम उस गंगा को पवित्र मानते हैं। कहने वाले तो बोलते हैं कि गंगा सिर्फ एक नदी है, लेकिन हमारे लिए गंगा क्या है? हमारे लिए हमारी आस्था का केंद्र है, हमारी माँ है, हमारा जीवन है, हम मानते हैं। तो वो क्या है? इसलिए उस पानी में भी हमारी आस्था का स्तंभ है, हम जिसको हमेशा से मानते चले आ रहे हैं और आगे तक मानते रहेंगे। धुएं के खुशबू के। अब धुएं किसके हैं? जो शव जल रहे हैं वो धुआं है। अब वो ये नहीं कहते कि ये धुआं है तो ये अपवित्र धुआं है, ऐसा नहीं बोला जाता, ठीक है ना। यहाँ पर जो शवों से उठ रहा धुआं है उसे भी पवित्र कहते हैं। आरतियों और अगरबत्तियों से उठने वाला धुआं भी पवित्र ही माना जाता है। तो अब ये क्या है? ये हमारा आस्था है। फिर उसी तरह खुशबू है। अगरबत्तियों से उठने वाली खुशबू भी जो है वो पूरे वातावरण को स्वच्छ रखती है, एकदम निर्मल और पवित्र बनाए रखती है। मतलब ये सारी चीजें जो हैं वो बनारस के घाट को हमें प्रदर्शित कर रही है कि किस तरह का वहां का घाट है। ये चीज हमें इन पंक्तियों में पता चल रही है। आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्ध। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा ये शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर जो है वह खड़ा है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, यानी जब हम सूर्य को सुबह सूर्य को जल चढ़ाया जाता है हमारे यहाँ, तो हम क्या करते हैं? ऐसे करके सूर्य को जल चढ़ाते हैं। तो ये उठे हुए हाथ भी क्या हैं? ये आस्था के स्तंभ हैं। हमेशा उस सूर्य को अलक्षित, यानी कि हमने सूर्य को हमने मान लिया है कि वो हमारे लिए पूजनीय है। क्योंकि भाई देखिए, भारतीय संस्कृति में प्रकृति का हर एक उपादान जो है वो पूजनीय है। चाहे पेड़ हो, नदी हो, तालाब हो, सूरज हो, चिड़िया हो, आकाश हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इनको पूजा ही जाता है। तो वही चीज उन्होंने बताया कि वो अलक्षित सूर्य है। दूसरों के और सभी लोगों के लिए वो सिर्फ एक सूर्य मात्र है, लेकिन हमारे लिए वो आस्था का सूर्य है। फिर क्या है? शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा यह शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर है। कहने का तात्पर्य क्या है? ये जो शहर है ये शताब्दियों से इसी तरीके से आस्था के जल में खड़ा हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है? आधुनिकता को भी लेता जा रहा है। तो वो एक टांग जो आस्था की है वो तो दिखाई दे रही है, मगर जो दूसरी टांग है जो उसने छिपा कर रखी है वो है आधुनिकता की, जिसको वो छिपाकर चुपचाप ना जाने कब से खड़ा है और आगे तक खड़ा रहेगा। अब इस पर देखिए प्रश्न क्या है? जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के डैश, जो भी बिना सहारे के खड़ी है। अब इसको बताना है क्या है वहां पर? दार्शनिकता, आध्यात्मिकता, धुएं की विशालता या पानी की पवित्रता। तो क्या है? जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, वो है हमारी आध्यात्मिकता, यानी कि हमारी आस्था, हमारा अध्यात्म जो है
वो वहाँ पर खड़ा है, वहाँ किसी को हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देखोगे ना, अगर आप अध्यात्म की तरफ हो, आस्था रखते हो, तो आप अगर एक मंदिर के सामने से भी गुजरोगे तो आस्था में आपका सर झुक ही जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारे संस्कार हैं जो हमने बचपन से देखे हैं, जाने हैं और आज हम उनको मानते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर पंक्ति का आश्रय क्या है? अब इस पंक्ति का मतलब क्या है? आध्यात्मिकता से अनभिज्ञ, आधुनिकता से अनभिज्ञ, सांसारिकता से अनभिज्ञ होना या दार्शनिकता से अनभिज्ञ होना। तो यहाँ पर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर से तात्पर्य है आधुनिकता से अनभिज्ञ होना। हमने अभी बताया ना, एक टांग जो हमारी आध्यात्मिकता है उस पे तो हम खड़े हैं, मगर दूसरी टांग जो है हमारी गायब है, वो धीरे धीरे हम आधुनिकता को अपनाते जा रहे हैं, लेकिन तब भी हम उससे अनभिज्ञ हैं। यानी कि अपना तो रहे हैं लेकिन उसे हमारी आध्यात्मिकता के ऊपर हम नहीं लेके जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 है, राख के स्तंभ से तात्पर्य क्या है? अब इसका मतलब क्या है? पूजा पाठ की सामग्री के ढेर से, शवों के राख के ढेर से, मिट्टी के ढेर से या मुरझाए फूलों के ढेर से। तो यहाँ राख के ढेर से, राख के स्तंभ से तात्पर्य है शवों के राख के ढेर से, क्योंकि हमने बताया कि वहां पर जो है शवदाह किए जाते हैं घाट पर, तो वो क्या है, बहुत सारी राख इकट्ठा हो जाती है, तो उसी को बोला गया है राख के स्तंभ। प्रश्न संख्या 4 है, आस्था, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य और भक्ति का मिला जुला रूप दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है? श्रद्धा और अंधभक्ति में, मोक्ष की अवधारणा में, मिथकीय आस्था में, बनारस की आध्यात्मिकता में। तो ये सभी हमें दिखाई देता है बनारस की आध्यात्मिकता में। ये शहर अपने आप में अध्यात्म है, यहाँ आस्था है, सभी कुछ आप चारों तरफ उस अध्यात्म को महसूस कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, मनुष्य के हाथ स्तंभ की भांति खड़े हो जाते हैं। स्तंभ की भांति खड़े हो जाते हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है? मंदिर की ध्वजा को प्रणाम करने के लिए, अदृश्य को अर्घ देने के लिए, किसी की मदद के लिए, श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, वो है अदृश्य को अर्घ देने के लिए। सूर्य क्या है, आप देखते हैं अदृश्य को सूर्य, अदृश्य क्यों बोला जा रहा है? जब सूर्य उगा भी नहीं होता तब भी हम पूरब दिशा में अर्घ दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सूर्य वहां से निकलना है, वो अदृश्य है, तब भी वो जगह हमारे लिए पवित्र है, इसलिए दोनों हाथों से हम उसको अर्घ देने के लिए हमेशा खड़े हो जाते हैं। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 पे हमारे सामने क्या दिया गया है भाई, देखें तो यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर तथा निर्देशानुसार उचित विकल्प का चयन कीजिए। हमारी पुस्तक है अंतरा भाग 2, उसका जो गद्य खंड है उस पर ही हमसे अब उन पाठों में से कोई एक गद्यांश यहाँ रखा जाएगा, कुछ एक अंश यहाँ रखा जाएगा, उसे हमें पढ़ना है और उस पर आधारित हमारे सामने है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। इन 5 ही प्रश्न को हमको यहाँ करना है। तो चलिए गद्यांश देखते हैं क्या है। चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे। वसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर उनके यहाँ खूब नाच, रंग और उत्सव हुआ करते थे। उनकी हर एक अदा में रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। कंधों तक बाल लटक रहे थे पर इधर से उधर टहल रहे थे। एक छोटा सा लड़का पान की तश्तरी लिए पीछे पीछे लगा हुआ है। बात की काट छांट का क्या कहना, जो बातें उनके मुंह से निकलती थी उनमें एक विलक्षण वक्रता रहती थी। उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से एकदम निराला होता था। नौकरों तक के साथ उनका संवाद सुनने लायक होता था। तो ये जो हमारे सामने गद्यांश रखा गया है, ये क्या है, प्रेम घन की छाया स्मृति से। तो चौधरी साहब जिनके बारे में बोला जा रहा है, क्या है, वो अच्छे खासे रईस। ऐसा नहीं है कि वो अभी अभी जो है वो रईस बने हैं, वो खानदानी रईस रहे, उनके पास अच्छा खासा पैसा है और इसी पैसे के दम पर उनके यहाँ कोई भी उत्सव हो, त्यौहार हो, उसको बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। कोई भी त्यौहार, फेस्टिवल जैसे होली हुआ तो उनके यहाँ अच्छा खासा उसके लिए पार्टी होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या, बसंत पंचमी हो, होली हो, इन सब में खूब नाच रंग होता है। उनकी एक अदा एकदम मतलब रियासी और तबीयतदारी टपकती है। उनकी हर एक अदा में लगता है कि हाँ वो रियासतदार रहे। रियासतदार का मतलब होता है कि पहले के समय में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब क्या था कि कुछ हिस्सा जो है
वो राज करने के लिए दे दिया जाता था। उनके पास रियासत होती थी कि ये आपकी एरिया है, इसमें आपको राज करना है, यहाँ के लोगों की देखभाल करनी है, कर लेना है, इस जगह को पूरा संभालना है, और कुछ हिस्सा जो है वो टैक्स के रूप में जो है अंग्रेज सरकार को भी देना है। तो वो रियासत वो दिया करती थी और उन पे राज करने वाले रियासतदारी कहलाते थे। तो कंधों तक उनके बाल थे, जैसा कि हमने पिक्चर में भी देखा हुआ है, यानी कि जो बुक में हमारे पिक्चर बनी हुई इसमें देखिए उनके बाल यहाँ तक कंधे तक बाल हैं। इधर उधर टहल रहे हैं, जब उत्सव होता है तो टहल रहे हैं, उनके पीछे एक नौकर जो है वो तस्री लेकर घुमा फिरा रहा है। उनकी बातें करने का तरीका और लिखने के तरीके में बहुत फ़र्क है, जैसे वो लिखते हैं उससे, और उनकी बातों में क्या है, एक विलक्षण वक्रता है, यानी कि बात करने का जो स्टाइल है वो बहुत ही भिन्न है, यानी कि बात करने में बहुत चतुर है। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों से, अगर वो नौकरों से भी बात करते हैं तो उनके बात करने का तरीका बिल्कुल भी अलग होता है, जिसे सुनना अच्छा लगता है। अब इसमें पहला प्रश्न है, क्या प्रस्तुत गद्यांश में किसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है? भारतेंदु की, राधे ए श्याम की, रामचंद्र की, या बद्री नारायण की? तो यहाँ पर चौधरी साहब कौन हैं? वो हैं आपके बद्री नारायण चौधरी, जिनकी विलक्षणता यानी कि उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे हैं। प्रश्न संख्या 2, चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे। खासे रईस से तात्पर्य क्या है? जो खासे रईस शब्द लिया गया इसका मतलब क्या है? दिखावा करने वाले, उत्सव मनाने वाले, गंभीर व्यक्तित्व वाले, या व्यंग करने वाले? तो खासे रईस से तात्पर्य यह है कि वो उत्सव मनाने वाले हैं। पैसा है तो उसको ऐसा नहीं कि खर्च नहीं करना चाहते, पैसा है तो कोई भी फेस्टिवल पड़े उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। इस गद्यांश के हिसाब से ये मतलब है। अगर हम इसका ऐसे तात्पर्य रहे खासे रईस का, तो मतलब कि उनके पास अच्छा खासा पैसा है, अगर ये तात्पर्य निकाले। लेकिन हम गद्यांश के हिसाब से निकालें तो मतलब है उत्सव मनाने वाले। प्रश्न संख्या 3 है, चौधरी साहब की बातचीत के अंदाज से ये पता चलता है कि वे खासे हिंदुस्तानी रईस के साथ साथ डैश थे। क्या थे? साहित्य प्रेमी, भाषानुरागी, रसिक धर्मी, या सौंदर्य प्रेमी? तो इसके अलावा वो क्या थे? वे थे साहित्य प्रेमी। ये तो हमने पाठ में भी देखा है कि जहां वो एक अच्छे हिंदुस्तानी रईस हैं, वहीं साहित्य के भी बहुत बड़े प्रेमी हैं। प्रश्न संख्या 4 है, प्रस्तुत गद्यांश में विलक्षण वक्रता से तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। विलक्षण वक्रता है तो इसका मतलब क्या हुआ? मुहावरेदार, कुटिलता, वाक चातुर्य, या अनोखी वचन भंगिमा? तो यहाँ पर वाक चातुर्य है विलक्षण वक्रता का अर्थ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वाक चातुर्य, यानी कि बात करने में बड़ी चतुराई है। कुछ भी बात करो उसका बड़ा अच्छे से जवाब आपको मिल सकता है। मतलब कोई भी चीज़, कुछ लोग होते हैं, आप लोग आपकी लाइफ में भी होंगे, उनसे आप बात करो ना, उस बात को इतना बढ़िया घुमा फिरा कर आपको उत्तर दे देंगे, लेकिन उत्तर मिलेगा जरूर आपको। तो उसको बोलते हैं वाक्य चातुर, जो बात करने में बड़े ही चतुर होते हैं। अब है प्रश्न संख्या 5, क्या है? कथन ए क्या है दिया है और कारण आर दिया है। आपको दोनों को पढ़ना है, फिर उसके बाद नीचे आपके सामने एग्जाम्पल दिए हैं, इन्हें हमको देखना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कथन ए और फिर कारण आर। कथन ए क्या है? हर एक अदा में रियासत और तबियतदारी टपकती थी। ये कथन है। कारण क्या है? चौधरी साहब की गिनती धनी व्यक्तियों में होती थी, सहृदयता के लिए प्रसिद्ध थे। अब रियासत थे तो इसलिए धनी व्यक्ति थे, तबियतदारी टपकती थी इसलिए सहृदय प्रसिद्धि थी। तो ठीक है, यानी कि कथन ए भी सही है, कारण आर उसकी सही व्याख्या कर रहा है, तो दोनों ही सही है। क्या है? कथन ए सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या कर रहा है। कथन जो है उसकी व्याख्या कारण आर करता है, तो वो आपको देखना है कि सही करता है कि नहीं। तो यहां पर ऑप्शन जो सही है वो है हमारा का। ठीक, चलिए आगे देखें। अब आ गया हमारे पास हमारी दूसरी पुस्तक अंतराल भाग 2, उससे प्रश्न आए। क्या है भाई? देखें, निम्नलिखित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए कर लिखिए। अब यहाँ पर हमारी जो दूसरी पुस्तक है अंतराल भाग 2, उसमें से हमसे पूछे गए हैं 7 प्रश्न और सातों ही प्रश्न के हमको उत्तर देने हैं। तो इसमें कुछ ही चैप्टर है, ज़्यादा तो है नहीं, तो उन सभी को हमने पढ़ा हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विशेषता है।
उसकी झोपड़ी जल जाती है, वो राख के ढेर पर बैठा विलाप कर रहा होता है। फिर किस तरीके से वो बच्चों की बात सुनकर बहुत ज़्यादा प्रेरित होता है और जो है उसका बेटा उससे पूछता है कि भाई हम क्या करेंगे अब आगे, तो उसने बोला हम झोपड़ी बनाएंगे। तो कहता है फिर कोई जला देगा, तो कहता है 100 लाख बार जलाएगा, हम 100 लाख बार बनाएंगे। तो इससे सूरदास के चरित्र की क्या विशेषता निकल कर सामने आती है? आर्थिक मदद की चाह रखने वाला, अत्यधिक परिश्रमी व्यक्तित्व, सांत्वना का अभिलाषी, हार ना मानने की प्रवृत्ति वाला। तो कैसा व्यक्तित्व आ रहा है? वो है हार ना मानने वाला, कि मतलब ठीक है तुम ऐसा कर दोगे, हम हार नहीं मानते, हम फिर करेंगे, फिर कर बिगाड़ दोगे फिर करेंगे, फिर जला दोगे फिर करेंगे, मतलब हम हार नहीं मानेंगे, हम जो है कंटिन्यूअस उस काम को करते रहेंगे, मगर हार हमको नहीं मानना, ऐसी प्रवृत्ति उसकी नहीं थी। अब है प्रश्न संख्या 2, अभिलाषाओं की राख है से क्या तात्पर्य है? इसका क्या मतलब है? ये भी सूरदास की झोपड़ी से लिया गया है। सभी पैसों का जल जाना, झोपड़ी का जल जाना, ईर्ष्या के कारण झोपड़ी जलना या चाहतों का जल जाना। तो यहाँ पर क्या दिया है? अभिलाषाओं की राख है से तात्पर्य है चाहतों का जल जाना, अर्थात उसे ये लगा कि उसकी पोटली भी जो उससे 500 रुपये से अधिक जमा किए थे पोटली में, उसे लगा कि वो भी आग में जल गई है, तो इस चीज़ का विलाप था। तो वो उसके अभिलाषाओं की राख थी, अर्थात वो उन पैसों से बहुत कुछ करना चाहता था ना। वो अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहता था, अपने बेटे की शादी करना चाहता था, गांव में कुआं बनवाना चाहता था। तो वो जो उसकी सारी चाहतें थी वो उन पैसों के साथ जल गई, यानी कि उसकी जितनी इच्छाएं थी, जितनी अभिलाषाएं थी, वो सभी उसके साथ जल गई और वो सब राख के रूप में थी। इसीलिए उसे बोला गया कि ये अभिलाषाओं की राख है। प्रश्न संख्या 3 में भी हमारे सामने एक कथन दिया है, एक कारण दिया है। देखिए क्या है? नारी प्रकृति का सजीव रूप है। ठीक है, ये किससे लिया गया बताइए हमको? विस्कोहर की माटी से। यहाँ पर फिर दूसरा है कारण क्या दिया है? नारी शरीर से उन्हें विस्कोहर की फसलों, वनस्पतियों की उत्कृष्ट गंध आती है। तो यहाँ पर जो है जो कारण, जो कथन दिया है नारी प्रकृति का सजीव रूप है, उसको जो कारण एक्सप्लेन कर रहा है, कारण कथन जो एक्सप्लेन किया जा रहा है वो एकदम सही है, यानी कथन भी सही है और कारण जो है उसे अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो सही क्या होगा? देखें, कथन ए सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या करता है, यानी कि ये हमारा पहला वाला एकदम सही दिया हुआ है। चौथा भी प्रश्न हमारे सामने कथन और कारण का ही है। जीवन के मर्म का ज्ञान ही दुखों से मुक्ति है। जीवन के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे अच्छा है कि दुखों से मुक्ति है। अब इसका कारण क्या दिया गया है? देखिए, सूरदास विजय गर्व की तरंग से राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। अब जो ये कथन दिया है, जीवन का मर्म है, मर्म का ज्ञान है दुखों से मुक्ति। जब हम जीवन के बारे में जान जाते हैं तो हमें अपने आप के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। अब क्या था? सूरदास बहुत दुखित था, लेकिन जैसे ही उसे जीवन के मर्म का ज्ञान हुआ, उसे सब कुछ जो है सही दिखने लगा और वो दोनों हाथों से राख की ढेर को उठाने लगा। यानी कि जो ये कथन दिया गया है, कारण आर उसकी सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है? कथन ए सही है किंतु कारण आर की व्याख्या नहीं करता, गलत। कथन ए और कारण आर दोनों गलत है, ये भी गलत। कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है, गलत है। कथन ए सही है और कारण आर सही व्याख्या करता है, मतलब ये लास्ट वाला हमारा एकदम सही जाता है। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 5 पर। क्या दिया है? निम्नलिखित शब्द युग्मों को सुमेलित कीजिए। अब हमारे सामने कुछ शब्द दिए हैं, भाग 1 में और भाग 2 में उसके अर्थ दिए गए हैं। अब हमें बताना है। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, हमको जो समझ में आ रहा है, ये है विस्कोहर की माटी से लिया गया है। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है भरभंडा। क्या दिया है शब्द? भरभंडा। अब भरभंडा का तात्पर्य क्या होता है? ये जो होता है ये एक प्रकार का फल होता है। तो पहले का यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, फर्स्ट का हमारा क्या आ रहा है? एक प्रकार का फल, यानी कि फर्स्ट का हमारा सेकेंड आ रहा है। 2 3 4, ठीक। 2 हमारा क्या है? कोइया। कोइया का क्या मतलब होता है? कोका बेली। नंबर 4, यानी कि ये आया 4। फिर है बरहा। बरहा का क्या दिया है विस्कोहर की माटी में? बरहा का मतलब होता है खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई जाती हैं, उसको बोलते हैं बरहा। तो तीसरे का है पहला। ओके।
फिर उसके बाद आते हैं नंबर 4 पुरई, पुरई पात। पुरई पात किसको, पुरैन पात किसको बोला गया है, हम लोगों ने दोहों में भी पढ़ा है। पुरई होता है कमल का फूल, तो सही है नंबर 3। ठीक, हमने सबके आंसर निकाल लिए, यहाँ पे लिख लिए। अब इसके जो ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर दिए हैं। नंबर 1 का है 2, तो नंबर 1 का 2 यहाँ पे दिया है, नंबर 1 का 2 यहाँ दिया है, तो इसको पहले कट कर दो और इसको भी कट कर दो। ठीक है, यानी कि हमने ये कट कर दिया और ये कट कर दिया। नंबर 1 का 2 यहाँ है, नंबर 1 का 2 यहाँ है। फिर 2 का है 4, यहाँ पर 2 का 3 दिया है, यहाँ 2 का 4 दिया है, यानी कि ये भी गलत हो गया, ये सही है। 3 का 1 है, 4 का 3 है। ठीक है, तो हमारा का एकदम सही है नंबर 1 का। ठीक, ओके, निकल आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 है विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अब सभ्यता है। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में चैप्टर से लिया गया है। विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अब सभ्यता है, क्यों इसको ऐसा बोला गया है कि विकास की सभ्यता जो है हमारी उजाड़ की अब सभ्यता बन गया है। वर्तमान युग को औद्योगिकरण का युग कहने से कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आधुनिक सभ्यता के विकास से प्रकृति के साथ साथ छेड़छाड़ हो रही है, मतलब हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। औद्योगिकरण से लगातार बढ़ने से उद्योग धंधों में खूब वृद्धि हुई है। अपशिष्ट पदार्थों, प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग से नदियों का प्रवाह बाधित हुआ है। तो क्यों इसे हमने उजाड़ की अब सभ्यता कहा है, क्योंकि आधुनिक सभ्यता के विकास से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। हम जैसे जैसे औद्योगिकरण कर रहे हैं, हम प्रकृति को बहुत ज़्यादा नष्ट कर रहे हैं, उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए इसे क्या बोला गया है, उजाड़ की अब सभ्यता। नेक्स्ट है पग पग पर नीर वाला मालवा नीर विहीन हो गया है, से तात्पर्य क्या है। पग पग यानी कि हर जगह पानी होने वाला जो मालवा था, आज वहां पर पानी नहीं है, इसका तात्पर्य क्या है। पर्यावरण और मनुष्य का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। पहले जल से परिपूर्ण, अब वर्षा की मात्रा कम हो गई है, पहले जितना वर्षा होती थी उतना नहीं है। लद्दाख जैसे स्थानों पर भी बर्फबारी प्रभावित हुई है। जल संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास चल रहा है। तो यहाँ पर पग पर नीर वाला मालवा नीर विहीन हो गया है, तात्पर्य है पहले जल से परिपूर्ण, अब वर्षा की मात्रा कम हो गई है। तो पहले क्या हुआ करता था, जगह जगह पे बावड़ियाँ, तालाब सब कुछ हुआ करते थे और बारिश भी अच्छी होती थी, तो वो सभी जो हैं वो पानी से अच्छे से भरे रहते थे। लेकिन अब क्या है, वर्षा बहुत कम हो रही है, जिससे जो है ये तालाब, बावड़ियाँ, कुएं जो हैं वो धीरे धीरे क्या है, वो सूखते जा रहे हैं, उनमें पर्याप्त जल अब नहीं रह जाता है। अब हम आ गए अपने खंड बा पे। ठीक है, कहाँ पर आ गए, खंड बा पे। खंड बा हमारा पूरा वर्णनात्मक है। यहाँ पर सभी प्रश्न के उत्तर हमें कैसे देने हैं, डिटेल के साथ देने हैं। अब यहाँ पर आपको जितने भी उत्तर दिए जाएंगे वो आपको सिर्फ समझाया जाएगा कि आपको उत्तर देने कैसे। यहाँ पर उत्तर नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे जिसमें आपको ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि आप किसके उत्तर कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ हमारे सामने आ रहा है जनसंचार और सृजनात्मक लेखन, यानी कि जो हमारी बुक है ना, जनसंचार क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम, तो उसमें जो जनसंचार का है उससे संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे और सृजनात्मक लेख आएगा जिसमें हमारे नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन आएगा। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में हमें रचनात्मक लेखन करना है। हमारे पास 3 विषय दिए गए हैं, तीनों में से हमें किसी एक विषय पर रचनात्मक लेखन का कार्य करना है, लेकिन वर्ड लिमिट दी गई है 120 वर्ड्स। जो भी आप एक विषय पर रचनात्मक लेख करेंगे वो होगा हमारा 5 नंबर का। ठीक है, अब रचनात्मक लेख हमेशा आत्मनिर्भर लिखा जाता है, जिसमें हम अपने आप को शामिल करते हुए लिखते हैं, तो बहुत ध्यान से आप इसको करेंगे। पहला ऑप्शन है समाज में बढ़ती आर्थिक असमानताएं। समाज का ढांचा जो है, जो आर्थिक असमानता बढ़ रही है, अर्थात गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है, तो ये जो आर्थिक असमानता बढ़ रही है, इस पर आपको अपने आप को शामिल करते हुए एक लेख लिखना है। ये जो लेख आप लिखेंगे, इसमें आपको जो विषय वस्तु लिखेंगे, अंदर जितना भी आप जिसके बारे में मैटर जितना कुछ लिखेंगे, उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। आपकी भाषा के लिए, यानी कि हमने बताया, हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि जो हम बोलचाल की भाषा रखते हैं वो, और जो हम कॉपी बुक्स में या पत्राचार माध्यम, जिसको हम पत्राचार के माध्यम की भाषा बोलते हैं, उनमें बहुत फ़र्क होता है। तो उस फ़र्क को अगर आप मेंटेन करते हो यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर आप पत्राचार माध्यम की भाषा का इस्तेमाल करते हो, तो आपको ये अंक बिल्कुल भी मिलेगा।
फिर आते हैं प्रस्तुति। अब प्रस्तुति का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर जो ये प्रस्तुति आपके लिए यहाँ दी गई है कि आपके लिखने का जो तरीका है, जैसे हमने बताया कि जो रचनात्मक लेखन है उसमें हमेशा हम आत्मनिष्ठ लिखते हैं, अपने आप को शामिल करते हुए लिखते हैं। जो आपसे टॉपिक पूछा जा रहा है आप उसी टॉपिक पर लग कर लिखें, यानी इधर उधर नहीं जाएं। आपके लिखने का तरीके पर ही आपको प्रस्तुतिकरण के लिए 2 अंक यहाँ पर मिलते हैं। तो इस तरीके से ये आपको 5 अंक मिलेंगे आपके रचनात्मक लेखन पे। अब दूसरा टॉपिक हम देख लेते हैं, क्या है यहाँ पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समाज पर प्रभाव। हम सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। हम सभी जानते हैं, आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, हम किसी भी चीज़ का ऐड देखते हैं या किसी भी चीज़ को हम सर्च करते हैं, आप देखिए कि हमारे सोशल अकाउंट्स पे वो चीज़ कितनी जल्दी रिफ्लेक्ट करने लगती है, उसके एड्स आने लगेंगे, उसके प्रमोशनल एड्स हमको मिलने लगते हैं। किसी भी चीज़ को आप सर्च करो, देखो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सब जो है इसके बारे में आप लोगों का एक सब्जेक्ट भी है, जो आपने अगर लिया है तो अच्छा है, नहीं लिया है तो आपने सुना तो होगा ही। तो उसके बारे में, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस पर आपको अपने व्यूज़ देने हैं यहाँ पर। इसमें आप जो विषय वस्तु लिखेंगे उस पर 2 अंक मिलेंगे, भाषा पे 1 अंक मिलेगा और प्रस्तुति पर भी आपको 2 अंक मिलेगा। अब तीसरा हमारे पास ऑप्शन है परीक्षा का दिन, यानी कि एग्ज़ाम का जो दिन होता है उसमें आपका शुरू से सुबह से लेकर शाम तक का कैसा, परीक्षा देने तक और उसके बाद तक का आपका समय कैसा रहता है, उसके बारे में आपको यहाँ डिटेल से लिखना है। तो यहाँ पर विषय वस्तु का 2 अंक मिलेगा, भाषा का 1 मिलेगा और प्रस्तुति का भी 2 अंक मिलेंगे। तो ये हो गया रचनात्मक लेख। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 8 पर। यहाँ क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर हमारी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उससे प्रश्न आए हैं हमारे सामने, जिसमें हमसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। हमें सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं, लेकिन 60 शब्दों में उसका उत्तर देना है। तो एक प्रश्न के लिए हमको मिलेंगे कितने, अब यहाँ पर 2 प्रश्न करने हैं तो कितने मिल रहे हैं, 3 नंबर मिल रहे हैं। किन्हीं 2 प्रश्नों के, यानी एक प्रश्न के लिए 3 नंबर, तो 2 प्रश्न के लिए कितने हो गए, 6 नंबर। पहला प्रश्न है, कविता में बिंब की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। बिंब तो आप लोग जानते ही क्या होता है, शब्दों के माध्यम से हमारे सामने दृश्य को उकेरना, कोई भी चीज़ को जिसको हम अपनी स्पर्श, जितनी भी इंद्रियां हैं, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उनसे हम दे सकें। जैसे आँख है वो दृश्य बिंब है, कान है श्रव्य बिंब है, हाथ है स्पर्श बिंब है, ठीक है ना। तो ये सभी जो हैं जिनसे, जैसे होगा कि कोयल की कूकू की आवाज़, वो जो कूकू की आवाज़ है वो हमारा क्या हो गया, वो श्रव्य बिंब हो गया, है ना। कलकल करती नदी, तो यहाँ पर कलकल जो है, जो नदी कलकल की जो आवाज़ है वो क्या है, वो हमारा श्रव्य बिंब है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ है, कलियाँ खिली हुई हैं, पेड़ों पर चिड़ियाँ चहक रही हैं, तो ये सभी हमारे सामने एक दृश्य बिंब को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो बिंब का मतलब आपको समझ में आ गया। तो किसी भी कविता में बिंब की क्या भूमिका होती है, इसे आपको एक्सप्लेन करना है। क्या है, कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक बनाना। अब क्या है, हम किसी भी कविता कहीं पे भी हम सुनते हैं तो उसे हम अपने इमेजिन करने लगते हैं, तो बिंब हमें इसमें बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। शब्दों के माध्यम से मन के भीतर चित्र निर्मित करते हैं। हमने क्या बताया कि जो शब्द होते हैं वो हमारे सामने एक चित्र को उकेरना शुरू कर देते हैं, ये करते हैं, और कविता को जीवंत बनाना है। तो ये बिंब जो हैं ये सभी कुछ करते हैं, हमारे सामने एक चित्र को प्रस्तुत करते हैं, कविता को जीवित करते हैं, और किसी भी कविता को हम अच्छी पकड़ में बिंबों के माध्यम से ले सकते हैं। तो इसे आप पूरा एक आंसर बनाएंगे यहाँ पर इन पॉइंट्स की हेल्प से, और यहाँ पर लिखेंगे, और ये पूरे हमारे होने चाहिए 60 शब्दों के अंदर। अब आगे दूसरा प्रश्न है, नाटक के विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डालिए। अब नाटक के जो विभिन्न तत्व हैं, जो नाटक को बनने में सहायक होते हैं, वो आपको बनाना। तो यहाँ पर तत्व है समय का बंधन, शब्द, कथ्य, संवाद और शिल्प। तो अब इसमें क्या रहता है, कोई भी नाटक है उसमें समय का बंधन बहुत ज़रूरी होता है। ये बताया गया है कि कोई भी दृश्य जो है 15 से 20 मिनट के ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक दृश्य की बात हो रही है ना।
तो उसमें जो समय, जो टाइम लिमिट होती है उसको हमें फॉलो करना है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का कंसंट्रेशन टाइम एक लिमिटेड होता है। ये नहीं कि उसको हम 2-2 3-3 दिन तक बैठा लें, ऐसा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति 1-1.5 घंटे से ज़्यादा जो है एक जगह पर बंद कर बैठकर कोई चीज़ नहीं देख सकता है, तो इसलिए समय का बंधन ज़रूरी होता है। फिर शब्द होते हैं। शब्द यानी कि उन नाटक में जो चीज़ें हम जैसे शब्द को लेते हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। फिर कथ्य आता है। किसी भी नाटक का कथ्य जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा उसके आगे के नाटक को आप नहीं लिख पाएंगे। फिर आता है संवाद, यानी कि कोई भी नाटक बिना संवादों के आगे नहीं बढ़ता है, तो संवाद भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर है शिल्प, वहाँ पर नाटक जिस भी परिवेश का है उसी के हिसाब से आपको स्टेज डेकोरेशन यानी कि मंच सज्जा और जो है पात्रों की वेशभूषा, वहाँ का वातावरण इस तरीके से बनाना पड़ता है जो नाटक को सजीव करता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट तत्व थे नाटक के। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3। क्या है? कहानी का हमारे जीवन से क्या संबंध है, परिभाषित कीजिए। हम जब से जन्म लेते हैं हमारे साथ कहानियाँ जुड़ जाती हैं। कुछ कहानियाँ हम सुनते हैं, कुछ हम गढ़ते हैं, कुछ हम दूसरों को सुनाते हैं। तो कहानियाँ हमारे जीवन में अहम महत्व रखती हैं। जैसे हम कहीं गए, मान लीजिए सपोज जैसे आज हम घर से बाहर आए, हमारे साथ कोई घटना घटी, तो हम घर में जाके क्या करेंगे? हम किसी को बताएंगे ना, तो उसे हम ऐसे थोड़ी ना बताएंगे, उसे हम एक कहानी बना के बताएंगे कि आज हम यहाँ निकले, हम सड़क पार कर रहे थे, एकदम तेज गाड़ी आई, तो शुक्र था कि मैंने देख लिया, मैं बच गई। ठीक है ना? तो इसको हमने क्या कहते हैं, कहानी में तब्दील कर दिया। घटना को किस में तब्दील किया? कहानी में। तो कहानी का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब लिखेंगे आप इसको कैसे, किस तरीके से आप इसे एक आंसर में बनाएंगे। अपने अनुभवों को प्रकट करना तथा दूसरे के अनुभवों को जानने की प्राकृतिक इच्छा की पूर्ति करती है कहानी। यानी कि हमारी जो चीज़ें हैं वो इच्छा हम दूसरे के सामने जब प्रकट करते हैं तब वो क्या होता है, तब वो हम कहानी के रूप में करते हैं, और दूसरे की सुनते हैं तो भी हम कहानी के रूप में ही सुनते हैं। कल्पना शक्ति का विकास करता है। अब ये तो हमारे साथ घटना है, ये तो जैसी थी वैसी हमने कहानी बनाकर व्यक्त कर दी, लेकिन कभी कभी हम इमेजिनेटिव, जैसे छोटे बच्चों को हम कहानी सुनाते हैं तो कहते हैं जंगल में एक शेर था, शेर वहाँ का राजा था, वहाँ पे रैबिट था, हॉर्स था, सब कुछ था, सब मिलजुल कर रहते थे। तो अब ये क्या है, हम अपनी कल्पना शक्ति से क्या है उस कहानी का निर्माण करते हैं, तो इससे हमारी क्या होता है, हमारी कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। फिर नैतिक मूल्यों तथा आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं। जैसे हमारी पंचतंत्र की कहानियां हैं, आप प्रेमचंद जी की कहानियां उठा के देख लीजिए, शरद जोशी की कहानियां हैं, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानियां हैं, बहुत सी ऐसी कहानियां, इनके उपन्यास आप पढ़ेंगे तो बहुत हद तक वो हमको प्रेरणा देते हैं हमारे जीवन को जीने के लिए। तो ये कहानियां हमारे नैतिक मूल्यों को भी डेवलप करती हैं। प्रश्न संख्या 9 पर है। प्रश्न संख्या 9 पर भी हमारी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से ही पुस्तक से प्रश्न रखे गए। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में देने। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर जितने प्रश्न दिए हैं हमें सभी के उत्तर देने हैं, लेकिन 60 शब्दों में। तो यहाँ पर उत्तर दिए हुए हैं 2 और आपको प्रश्न दिए हैं 2 और दोनों ही हमें करने हैं। 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न है, समाचार माध्यमों में प्रिंट माध्यम की विशेषता लिखिए। समाचार के जो माध्यम हैं, अब समाचार रेडियो पे भी आते हैं, छप के अखबार में भी आते हैं, टेलीविज़न पे भी आते हैं, इंटरनेट पे भी पढ़ते हैं, हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रिंट माध्यम में जो समाचार आते हैं हमारे सामने, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं ये लिखनी है। तो यहाँ दिया है, छपे हुए शब्दों में स्थायित्व रहता है, यानी कि ये ड्यूरेबल रहते हैं। यानी जैसे हम लोग बाकी सब जगह देखते हैं तो वो फटाफट हट जाते हैं, रेडियो में सुन रहे हैं तो सुनते सुनते ख़त्म हो गए, इंटरनेट में अभी हैं फिर नहीं रहेंगे, टीवी में सामने फ्लैश हो रहे हैं 2 सेकंड्स बाद हट जाएंगे। तो मगर पेपर में क्या रहता है, न्यूज़पेपर में वो जो छपे हुए समाचार होते हैं वो हमेशा स्थायी रहते हैं। हम अभी पढ़ें, 1 घंटे बाद पढ़ें, 4 घंटे बाद पढ़ें, 5 दिन बाद पढ़ें, वो समाचार अपनी ही जगह पर रहेगा। पढ़ने और सोचने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। हमें पढ़ने के लिए पूरा टाइम होता है। हम जैसे पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अभी हमको कुछ ज़रूरी काम आ गया तो हम छोड़कर बाद में आकर पढ़ सकते हैं। कोई समाचार ऐसा है जिसको पढ़ते पढ़ते अगर हमें कुछ सोचना पड़े, कोई पुरानी घटना याद करनी पड़े, तो भी हम उसको याद कर सकते हैं। लेकिन बाकी माध्यमों में ये सारी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि उसमें खबरें तो चलती रहती हैं, वो निकल जाती हैं।
प्रिंट माध्यम को साक्ष्य के रूप में लंबे समय तक रख सकते हैं, यानी कि सबूत के लिए देखिए हम लोग बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हम कटिंग करके रख लेते हैं, होता है ना हमारे बहुत सारे, जैसे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है या हमसे संबंधित कोई खबर अखबार में छपी है कुछ है, तो उसे कटिंग करके हम अपने पास रख लेते हैं। तो ये क्या होता है, वो एक प्रमाण होता है कि हाँ न्यूज़पेपर में हमारी खबर छपी थी तो उसको हमने रख लिया। पढ़ते हुए उस पर सोच विचार कर सकते हैं, जैसा कि हमने बताया कि हम पढ़ रहे हैं खबर, और अगर कोई ऐसी खबर है जिस पे हम सोचना चाहें, विचार करना चाहें या किसी से डिस्कशन करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना टाइम रहता है, क्योंकि वो खबर हमारे हाथ में रहती है। तो ये सभी होते हैं प्रिंट माध्यम की विशेषताएं। दूसरा है रेडियो समाचार लेखन की भाषा पर प्रकाश डालिए। रेडियो समाचार जो आते हैं, यानी कि रेडियो पर जो समाचार चलते हैं उन पे उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए। देखिए, उनकी भाषा ऐसी होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा हो, सरल हो, सहज हो, क्योंकि जो सामने सुन रहा है उसको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ क्या है, सरल एवं आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, मानकीकरण होना चाहिए और दृश्यात्मक होनी चाहिए। मतलब क्या है, जो भी आप खबर दे रहे हो उसमें ये प्रामाणिकता आप अपनी बातों से, समाचार से ही सिद्ध करोगे कि ये खबर एकदम सही है। दूसरी चीज़ उसमें क्या होना चाहिए, दृश्यात्मकता होनी चाहिए, यानी कि ऐसे शब्दों का चयन करें, ऐसे खबर को पढ़ें कि जो उस खबर को सुन रहा है उसके सामने उसको लेकर एक चित्र बन जाए। यानी यहाँ पर समाचार में हम बिंब का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से हम उसको पढ़ते हैं कि सभी लोग उसको समझ और सके, कि मतलब एक पिक्चर बनती हुई हमारे सामने चली जाए। प्रश्न संख्या 10 पर आ गए। क्या है, निम्न में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, देखिए ध्यान से, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, पंक्ति का आश्रय स्पष्ट कीजिए। तो ये हमारी अंतरा बुक से जो प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर 3 प्रश्न मौजूद हैं, हमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ एक प्रश्न के लिए हमें कितना मिलेगा, 2 नंबर मिलेंगे। 2 प्रश्न कर रहे हैं तो 2 मार्क्स। अब देखिए यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर वर्ड लिमिट्स नहीं दी गई हैं मगर मार्किंग दी गई है। तो अब आप कैसे इसको निकालोगे कि ये कितने वर्ड्स में हमें लिखना है। अभी हम जब कर रहे थे तो हम 60 शब्दों का जो प्रश्न था उसके लिए हमें 3 नंबर मिल रहे थे ना। तो अब अगर 2 नंबर का प्रश्न रहेगा तो हमें कितना करना होगा, हमें 30 to 35 वर्ड्स के बीच में हमें इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो अभी मार्किंग के अकॉर्डिंग, अगर आपको वर्ड लिमिट नहीं दी है तो आप मार्किंग के अकॉर्डिंग भी वर्ड लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो प्रश्न आया है ये किससे है, कार्नेलिया के गीत से लिया गया है। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, पंक्ति का आश्रय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति के माध्यम से कार्नेलिया हमको बताना क्या चाह रही है, क्या है, यहाँ भारत आने पर सर्वथा अनजान और अपरिचित व्यक्ति को भी पूर्ण स्नेह और आश्रय प्राप्त होता है। तो कार्नेलिया जिस समय भारत में आई थी उस समय भारत में बहुत से देशों के जो लोग हैं वहाँ वो आकर यहाँ पर बस जा रहे थे। मतलब कोई अपने देश से प्रताड़ित है, कहीं किसी को कोई तकलीफ है, अगर वो भारत आते थे तो उन्हें यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे से रखते थे, उनका मान सम्मान करते थे, उन्हें स्नेह देते थे, प्यार देते थे, इसलिए उन्होंने ये चीज़ बोली। दूसरा है, अपरिचितों को भी पूरा आदर सम्मान और प्रेम प्राप्त होता था। अगर कोई व्यक्ति अनजान है तो ये मतलब ये नहीं कि हम उसको प्यार सम्मान नहीं दें, उतना सम्मान प्यार हम देते थे, इसीलिए उन्होंने ये पंक्ति हमको व्यक्त करी है। दूसरा है, माघ के मास में विहरणी के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। माघ मास में ये हमारे सामने जो आया है कि किस तरीके से जो है पद्मावती जो है बहुत ही ज़्यादा दुखित थी, वो आपको यहाँ रखा गया है। क्या है, माघ महीने में ठंड विहरणी को अधिक व्यथित करती है, हृदय का थर थर कांपना है, प्रियतम के विरह से अश्रुपात होना है और भीगे वस्त्र तीर की तरह चुभ रहे हैं। माघ मास में क्या है, ठंड धीरे धीरे बढ़ती है। उस महीने में क्या लगता है, मेरा प्रियतम पास हो, वहाँ पर जब उनके प्रियतम पास नहीं है तो वे विरह अग्नि बढ़ती जा रही है, और चूंकि ठंड बढ़ रही है तो कपकपाहट बढ़ती है। प्रियतम के विरह से जो आंसू गिर रहे हैं, उससे जो कपड़े भीग रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उन्हें और ज़्यादा ठंडक लग रही है। तो जो कुछ माघ मास में विहरणी के साथ हो रहा था वो आप यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, भारत का आत्म परिताप अपने व्यक्तित्व के किस पक्ष की ओर संकेत करता है, वर्तमान में ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर
क्या कहते हैं, राम जी जब क्या कहते हैं गए थे, वनवास गए थे, तो यहाँ पर कौन परिताप कर रहा था? लक्ष्मण परिताप कर रहे थे ना। तो किस तरीके से चित्रकूट में वो उनसे मिलते हैं और सभी कुछ जो है कैसे दुखी मन से बताते हैं कि राम उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ये सभी कुछ उन्होंने यहाँ पर बताया था। तो क्या वही चीज़ आपको यहाँ बताना है, उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करता है। भरत का आत्म परिताप उनके व्यक्तित्व के किस पक्ष को, मतलब वो उनको पश्चाताप हो रहा है कि राम को जो ये वनवास प्राप्त हुआ है वो उनके कारण हुआ है। उनकी माता के शब्दों के, उनकी माता चाहती थी कि भरत जो है सिंहासन पर बैठे, इसलिए उन्होंने ये वर मांगे, और जो है राम को इतना कठिन वनवास 14 वर्ष का झेलना पड़ा। तो इसके लिए वो अपने आप को दोषी मानते हैं, तो वो अपने आप से बहुत पछतावा कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं उज्जवल, यहाँ पर भरत का जो ये पश्चाताप है वो उन्हें क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि भरत के अंदर जो है निश्चल प्रेम है अपने भाई के लिए, ये व्यक्त कर रहा है। राम को वनवास दिलाने में उनका हाथ ना होना, उन्होंने तो नहीं चाहा था, यहाँ पर वो ये भी परिचित करा कि उनका हाथ नहीं था। अगर उनका हाथ होता तो क्या वो इतने दुखित होते? वो तो खुशी खुशी सिंहासन पर अपने बैठे होते। तो ये परिताप ये भी परिचित करता है कि उनको वनवास देने में इनका कोई हाथ नहीं था। राम को वनवास से वापस लाने के लिए चित्रकूट जाना, और ये भी बता रहा है इसमें कि किस तरीके से वो चाहते थे कि राम जो है वो वापस आ जाएं, इसलिए वो चित्रकूट गए थे। उनको मनाने के लिए पूरी सभाजनों को लेकर गए थे। राम को स्वामी एवं स्वयं को सेवक मानना, वहाँ पर इनके शब्दों से क्या पता चल रहा है कि राम क्या है, वो हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं, ये चीज़। तो यहाँ पर उन्होंने जो भी परिताप किया है उससे हमें ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 11 पे। यहाँ क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब हमारे पास क्या दिया गया, हमारी अंतरा बुक जो है ना, उसमें से जो काव्य खंड है, कोई भी कविता से दो यहाँ पर जो है उदाहरण रखे गए हैं, 2 अंश रखे गए हैं। दोनों में से किसी एक अंश को आपको पढ़ना है, समझना है और उसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, तो कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे और फिर आपको इसके जो आप लिखोगे उसके लिए कितने मार्क्स आपको मिलेंगे ये बताते हैं। देखिए क्या है, ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे, तो धरती का हम जाने, सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे ज्ञानी। तो यहाँ पर ये कविता किससे ली गई है, तोड़ो कविता है ना, जो उससे ली गई है। तो यहाँ पर दिया गया है क्या, कि जो मन के पत्थर, मन की चट्टाने, यानी कि मन पर जो पर रूढ़ियों का जो वास है उनको हटाओ, उनको तोड़ो, ये सारे झूठे बंधन, यानी कि जो रूढ़ियां हमको बांधे हुए हैं, इनको परंपराओं को तोड़ो, आगे बढ़ो, तब धरती को, क्योंकि धरती के माध्यम से उन्होंने ये चीज़ें बताई थी। तो जैसे धरती को से हम पत्थर और चट्टाने हटाएंगे, उसी तरीके से हमें अपने मन से भी इन झूठी परंपराओं को हटाना है। जब हटेगा तभी धरती में जैसे धूप खिलती है, उसी तरीके से हमारे मन में भी ऊर्जा का संचारित होगा और हम क्या करेंगे, हम नई नई चीज़ों की रचना करने लगेंगे। तो जो अभी तक हम जो किसी चीज़ का सृजन करना शुरू करते हैं तो वो बीच में आधा छोड़ देते हैं, हमसे पूरा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि मन में कहीं ना कहीं बंधन है। तो जब उस बंधन को हम तोड़ देंगे तो जो आधे आधे गाने, अर्थात कोई काम जो हम आधे आधे छोड़ रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, उनको हम पूरा पूरा करना छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब ये तो हमारा एक क्या था, अंश था। अब इसके लिए जब आप संदर्भ प्रसंग लिखोगे तो आपको कैसे कैसे मार्क्स मिलेंगे ये हम आपको बताते हैं। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही जब हम परोसेगी बीज, जब वह परोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खीज को गोड़ो गोड़ो गोड़ो। तो यहाँ पर उन्होंने जैसे बताया कि हम पत्थर और चट्टाने तोड़ देते हैं, तो जो ऊसर बंजर जमीन होती है वो भी क्या है, उपजाऊ बन जाती है। उसी तरीके से हमें क्या है ना, चरती परती तोड़ो, यानी कि मन में भी जो डाउट्स होते हैं उनको आप क्लियर करो सब अच्छे से। तो जब खेत को हम पूरी तरीके से साफ कर देते हैं तो उसमें जब उसमें हम बीज डालते हैं तो जाहिर सी बात है फसल भी अच्छी निकलती है। उसी तरह जब हम अपने मन को साफ कर लेते हैं तब हमारे अंदर क्या होता है, नई चीज़ों का सृजन शुरू होता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला गोड़ो, गोड़ो मतलब होता है गुड़ाई करना। जिस तरह धरती को हम गोड़ते हैं उसी तरह हमें अपने हृदय को भी गोड़ना है।
अब यहाँ पर जब आप संदर्भ लिखोगे तो उसके लिए 1 अंक मिलेगा, प्रसंग लिखोगे तो उसके लिए 1 अंक मिलेगा। जब आप इस पूरी पंक्तियों की व्याख्या करोगे तो उसके लिए 3 अंक मिलेगा। फिर उसमें आप विशेष लिखोगे, यानी कि विशेष जो हम नीचे कुछ पंक्तियां लिखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें खास हैं, तो उसके लिए भी हमें कितना मिलेगा, 1 अंक मिलेगा। तो इस तरीके से ये पूरा आपको कितना मिलने वाला है अंक, आप कोई भी व्याख्या करोगे तो मिलेंगे 6 अंक। अब दूसरा इसमें अथवा करके क्या है, यहाँ पर जो दूसरा दिया गया है वो क्या है, पुलक शरीर सभा बैठाड़े नीरज नयन नेहजल बाड़े कभय मोर मुनिनाथ निबारा ए हिते अधिक कहे मैं कहा मैं जानू निज नाथ सुबाहु अपराधी हूँ पर कोहु न काहू मोर पर कृपा स्नेह बिखेरी खेलत सुनिस ना कभऊ देखी। तो यहाँ भरत जो है चित्रकूट में जो सभा लगती है, सभी जो हैं बैठे होते हैं वहाँ पर जो है नयन आंखों में आंसू लेकर खड़े होते हैं और राम के बारे में बताते हैं कि जो लोग अपराध करते हैं उन पर भी श्री राम क्रोध नहीं करते और मेरे से तो उनका बहुत ही ज़्यादा प्रेम कुछ अलग स्नेही रहा है कि मैं जो है जब हम लोग खेल खेलते हैं तो अब मैं खेल में भी हारने लगूं तो वो उस खेल को मुझे जिता देते हैं। तो किस तरह श्री राम जी की जो है वो बड़ाई कर रहे हैं भरत जी, यहाँ पर वो बताया गया है। तो यहाँ पर जब हम इसकी संदर्भ लिखेंगे तो इसके लिए हमें 1 अंक मिलेगा, प्रसंग के लिए 1 अंक मिलेगा, व्याख्या के लिए 3 और विशेष के लिए 1 अंक मिलेगा। तो कोई भी जब आप संदर्भ प्रसंग कोई भी व्याख्या करेंगे, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करेंगे और विशेष भी उसके नीचे आप जरूर लिखेंगे। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 में क्या दिया गया है, किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारे गद्य खंड से प्रश्न आए हैं, ठीक है, अंतरा बुक का जो गद्य खंड है ना उसमें से हमसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं, हमें कोई 2 प्रश्न यहाँ पर करने हैं। तो जो 2 प्रश्न करेंगे उसमें से 1 प्रश्न के लिए हमें 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 किए तो हमारे कितने हो गए, 4 नंबर। पहला प्रश्न है, शेर कहानी में उद्धत व्यंग को स्पष्ट करते हुए लेखक के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। शेर एक प्रतीकात्मक यानी कि यहाँ पर सत्ता का प्रतीक है वो, ठीक है, सत्ता पर व्यंग्य किया जा रहा है, ये चीज आपको बतानी है। शेर प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है, यानी कि जो हमारे समाज में जो व्यवस्थाएं की जाती हैं सरकार द्वारा उस पर व्यंग्य किया जा रहा है। सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक सब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। जन साधारण को मूर्ख बनाकर उसका शोषण करने की प्रवृत्ति पर व्यंग्य है। अब यहाँ पर क्या है, व्यवस्था जो चलाई जाती है सरकार द्वारा, सरकार बहुत सारी चीज़ें करती है तो हम क्या है ना उसका फ़ायदा उठाते हैं और हम अगर वो सही भी नहीं है तो भी हैं तो भी, मगर हम जब तक चुप होकर वो सारी चीज़ों को मानते रहते हैं तब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने सत्ता के अगेंस्ट जो है कुछ कहना शुरू किया तो क्या होता है, वो जो खामोश बैठा शेर है वो तुरंत ही दहाड़ने लगता है, हमें पंजे मारने लगता है, हमें खाने को दौड़ने लगता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप जब तक चुप हैं, सत्ता के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, तब तक आप सही हैं। आपसे कुछ नहीं, कुछ सत्ता को खतरा नहीं है, ना आपके खिलाफ कोई एक्शन होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप जो है सत्ता के खिलाफ बोलते हैं वो आप पर जो है दहाड़ने लगता है। जन साधारण को मूर्ख बनाती है, सत्ता क्या है, जो साधारण लोग हैं उनको मूर्ख बनाकर अपना फायदा निकालती है। तो ये पूरी कथा जो है वो एक जो पूरी कथा हमने पढ़ी है ये एक व्यंग्यात्मक कथा है, दूसरे पर व्यंग कर रही है, किस पे, सत्ता पर व्यंग कर रही है। इसका उद्देश्य क्या है इस कहानी का, लेखक असगर वजाहत ने सुविधा भोगियों, क्षम अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर प्रहार किया है, जन सामान्य को जागरूक करना चाहा है। जो ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना कि नहीं हम तो जनता का भला चाहते हैं, हम जनता के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर जो है हमारे जो लेखक है असगर वजाहत उन्होंने व्यंग किया है और साथ ही साधारण लोगों को जगाने का काम किया है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है आप उसको वैसे ही मानते रहो, अरे आप उसके खिलाफ विद्रोह करो, आप जागो, ये नहीं कि जो हो रहा है आप उसको चुपचाप सुनते रहो। तो ये कहानी का उद्देश्य हमारे लिए यही था। दूसरा प्रश्न है, घड़ीसाज का इम्तिहान पास करने से लेखक के अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए। अब वो दूसरी जो लघु कथा थी ना घड़ी के पुर्जे, उससे लिया गया। तो वहां क्या दिया गया था
कि घड़ी साज का इम्तिहान जो हम पास कर लें, इससे कवि का तात्पर्य क्या है? तो क्या कहते हैं, वह व्यक्ति को अपने कार्य का पूर्ण ज्ञाता हो गया है, अर्थात धर्म के रहस्यों की पूर्ण जानकारी है। धर्म का इम्तिहान पास करना है, धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो घड़ी साज का इम्तिहान पास करने से तात्पर्य ये है कि जो धर्म के जो पूर्ण रहस्य हैं उसके बारे में हम अच्छे से जानकारी रख लेते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि सिर्फ घड़ी देखना ही नहीं आना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि हमारे पास घड़ी है, हम इससे संतुष्ट हैं, हमें घड़ी देखना आता है, लेकिन हमें साथ ही उसको खोल कर बनाने की कला भी आनी चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं कि हमारे पास धर्म है तो हम चुपचाप, धर्म जो कह रहा है हम चुपचाप मानते रहें। भाई धर्म क्यों कह रहा है ऐसा, इसका क्या रीज़न है, हमसे ऐसा क्यों करा रहा है, ये भी हमें जानने का अधिकार है, हमें जानना चाहिए। ये नहीं कि आंख बंद करके जो कहा जा रहा है उसको हम मानते रहें। तो ये घड़ी साज का इम्तिहान पास करने से तात्पर्य यहाँ लेखक का यही है। तीसरा प्रश्न है, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोबिंद सुना सकने में असमर्थ था। कथन के माध्यम से हरगोबिंद की तत्कालीन स्थिति की विवेचना कीजिए। चैप्टर है संवदिया। तो किस तरीके से जो बड़ी बहुरिया है वो संवाद जो है हरगोबिंद को देती है। हरगोबिंद उस संवाद को लेकर उसके मायके जाता तो है, मगर वो कथन कह नहीं पाता। वो कथन ही ऐसा था कि उसके लिए वो मुश्किल था कि वो कह पाए, तो वो नहीं कह पाता। तो इसके यहाँ उन्होंने बोला ना कि सकने में असमर्थ था। कथन के माध्यम से हरगोबिंद की तत्कालीन स्थिति, उस समय उस हरगोबिंद की जो अपनी स्थिति थी जो वो आपको यहाँ बतानी है। क्या है देखिए, वह सोच रहा था कि मेरे संवाद से ये लोग बड़े बहुरिया को अपने यहाँ ले आएंगे। जाहिर सी बात, संवाद ऐसा था कि अगर वो उसकी माँ को संवाद सुना देता, बड़ी बहुरिया की माँ को संवाद सुना देता, तो भाई उसको अपने मायके ले आते, क्योंकि वहाँ पर उसको पास खाने के लिए नहीं था, कोई इसका मान सम्मान देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि वो उसे अपने घर ले आते, तो बड़ी बहुरिया चली जाती, इस बात का उसे डर था। दूसरा, बड़ी बहुरिया गांव की लक्ष्मी है, और यदि गांव की लक्ष्मी ही चली जाएगी तो वहाँ क्या रह जाएगा। कहते हैं ना, अगर घर से लक्ष्मी चली गई तो यानी कि सब कुछ चला गया। तो सोचते तो गांव की लक्ष्मी चली जाएगी तब गांव का क्या होगा, ये वो सोच रहा था। बूढ़ी माता को बहुरिया की दशा बताकर व्यथित नहीं करना चाहता था। अब बड़ी बहुरिया की जो माँ थी वो काफ़ी एजेड थी। अब अपनी बेटी की अगर ऐसी स्थिति सुनेंगी तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए ये नहीं करना चाहते थे वो। बड़ी बहुरिया भाई भाभीियों की नौकरी कैसे कर पाएगी। अब वो हवेली की मालकिन बनकर रही हैं। अब उनकी जो कंडीशन थी, जो उन्होंने बोला था कि मैं बच्चों की जूठन खा लूँगी, तुम्हारी नौकरानी बनकर रहूँगी, तो वो सोच रहे थे बड़ी बहुरिया ऐसे कैसे जो है अपने ही भाई भाभी की नौकर बन के रह सकती हैं। वो कंडीशन भी थी, इस कारण से उन्होंने ये संवाद नहीं बताया। भावुक और कि कर्तव्य विमूढ़ था, यानी कि जो क्या कहते हैं उसको, ये सारा जो कथन था वो इसलिए भावुकता के कारण नहीं कह पाया, और उसे ये लगा कि मैं अपने कर्तव्य को पूर्ण नहीं कर पाया, इस चीज़ की उसे ग्लानि थी। भाई गांव की बड़ी बहुरिया थी तो जिम्मेदारी हरगोबिंद की भी थी कि वो भी उनका ध्यान रखे। तो उसे लग रहा था मैंने अपने कर्तव्य को पूर्ण नहीं किया तो सब मुझे बोलेंगे। तो इसलिए जो है ना, ये सारे कारण थे जिस कारण से हरगोबिंद ने बड़ी बहुरिया का कथन उनके मायके वालों को नहीं सुनाया था। तो ये स्थिति उस समय उसकी बनी हुई थी। प्रश्न संख्या 13 है, क्या है, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब हमारे पास में क्या है, अंतरा बुक का जो गद्य खंड है ना, उसमें से हमारे सामने 2 गद्यांश रखे गए हैं। दोनों गद्यांश को हमें पढ़ना है और उस पर जो है उसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करते हुए विशेष भी लिखना है। तो सब कुछ हमें यहाँ पर इसका एक्सप्लेन करना है। तो ध्यान से चलिए देखते हैं पहले कौन कौन से गद्यांश, जो भी आप गद्यांश करेंगे उसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। क्या है, निम्नलिखित गद्यांश में किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। गद्यांश है, मेरे लिए एक दूसरी दृष्टि से भी अनूठा अनुभव था। लोग अपने गांव से विस्थापित होकर कैसी अनाथ उन्मूलित जिंदगी बिताते हैं, यह मैंने हिंदुस्तानी शहरों के बीच बसी मजदूरों की गंदी दम घुटती भयावह बस्तियों के स्लम में कई बार देखा था। किंतु विस्थापन से पूर्व वे कैसे परिवेश में रहते होंगे, किस तरह की जिंदगी बिताते होंगे, इसका दृश्य अपने स्वच्छ पवित्र खुलेपन में पहली बार अमझर गांव में देखने को मिला।
तो यानी कि किस तरीके से जब हमारे लेखक गांव में मजदूरी करते हुए लोगों को देखते हैं तो उन्हें ये लगता है कि ये भी अपने गांव से विस्थापित होकर किसी कारण से यहाँ आए होंगे। फिर जब अमझर गांव जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि ये कितना स्वच्छ एकदम निर्मल वातावरण है, तो उन्हें ये लगा होगा कि यहाँ पर अमझर गांव से जब यहाँ इन लोगों को विस्थापित, क्योंकि वहाँ पे भी औद्योगिक कार्य होना था, तो वहाँ से विस्थापित करके लोगों को जब हटाया जाएगा तो इस तरह की ये जो यहाँ की औरतें हैं, बच्चे हैं, इसी तरह कहीं पर मजदूरी करते हुए सड़कों के किनारे हमें दिखाई देंगे। तो यही सारी चीज़ें वो मज़दूरों को देखकर सोच रहे थे, वहाँ अमझर गांव के लोगों को देह करके देख रहे थे। अब जब आप इसका संदर्भ लिखेंगे तो इसके लिए आपको 1 अंक मिलेंगे, जब आप प्रसंग लिखोगे तो 1 अंक मिलेंगे, व्याख्या के लिए 3 अंक मिलेंगे और विशेष जो उसके नीचे आप लिखेंगे उसके लिए आपको 1 अंक मिलेंगे। दूसरा अब हमारे पास में अथवा कर दोनों में से एक हमें लिखना है, तो दोनों में से जो एक लिखेंगे, अब दूसरा हम पढ़ते हैं क्या है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था, हृदय में कृत्रिम व स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खास कर गला साफ कर नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, अब मैंने सुख से सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों की मधुर मर्म था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खटखटाहट नहीं। तो ये जो असगर वजाहत जी की जो लघु कथा थी बालक बच गया, उससे लिया गया है। तो यहाँ पर क्या दिया गया कि किस तरीके से बालक ने जो ना ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए, सभी अचंभित रह गए, छोटा सा बालक। लेकिन जब उससे हुआ कि भाई तुम कुछ अपने लिए पुरस्कार मांगो, तो सबकी सांसें रुक गईं और बालक भी सोच में पड़ गया कि उसे करना क्या है। तो वो उसमें कभी वो सोच रहा कि कुछ हम अच्छी चीज़ मांगे, ये मांगे, वो मांगे, तो पल पल उस बच्चे के चेहरे का रंग बदल रहा था। सभी उम्मीद लगाए थे कि भाई इतना अच्छा बालक है तो कुछ पुस्तक मांगेगा, कुछ मांगेगा, लेकिन वो बच्चा धीरे से बोलता है लड्डू। और उसके लड्डू बोलते हैं उसके अध्यापक और उसके पिताजी के जो चेहरे का उनको बड़ा निराशा होती कि अरे हमने तो सोचा था कि कुछ अच्छी चीज़ मांगेगा, मगर इसने लड्डू बच्चा मांगा। तो ये उसके मांगने के बाद जब उसने ये मांगा तो हमारे लेखक अभी तक उस बच्चे को देखकर बड़ा चिंतित थे कि इस बच्चे का बचपना कहीं इस पढ़ाई के नीचे दब कर रह गया है। लेकिन उसके लड्डू मांगने की जो प्रवृत्ति थी वो बताता है कि नहीं, बच्चे के अंदर अभी भी बचपना जिंदा है। ऐसा नहीं है कि भाई इतनी पढ़ाई जो ज़बरदस्ती से उसकी पढ़ाई कराई जा रही थी, उसके उम्र से भी ज़्यादा उसका बचपना कहीं मर गया हो, लेकिन नहीं, उस लड्डू की पुकार ने उस बच्चे को बचा लिया था और हमारे लेखक ने भी जो है वो चैन की सांस ली थी। तो इसको इन्होंने ऐसे व्यक्त किया कि उस बच्चे की जो मांग थी वो हरे पत्तों की सरसराहट, मधुर सरसराहट की आवाज़ थी, ना कि जो मरा हुआ काठ होता है उससे जो अलमारी बनती है उसकी खटखटाहट। यानी कि वो बच्चे के अंदर बचपना जीवित था, वो एक मरे हुए पेड़ की भांति नहीं था जिससे हम कोई अलमारी बना दें, जैसे कि वो सिर्फ खटखट करती है, जो हमारे सर को झुकाती है। तो यहाँ हमारे लेखक ने यहाँ बालक बच गया लघु कथा का एक अंश है। अब इसको जब आप लिखोगे ना, तो इसमें जब आप संदर्भ लिखोगे तो उसके लिए 1 अंक मिलेगा, फिर आप प्रसंग लिखोगे 1 अंक मिलेगा, 3 अंक आपको मिलेंगे किसके लिए, जब आप व्याख्या करोगे, और 1 अंक मिलेगा आपको विशेष के लिए। तो बहुत ध्यान से करना है जो भी, क्योंकि हमें अब यहाँ पर जब हम संदर्भ प्रसंग आता है, व्याख्या आती है, तो उस कंडीशन में हमें अपनी पूरी पुस्तक जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर ये चीज़ इसीलिए रखी गई है कि आप इसको अच्छे से पढ़ और समझ कर इसे एक्सप्लेन कर सकें। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 14 में। ये हमारी प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। ध्यान से देखेंगे किससे लिया गया है। निम्नलिखित में किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये दिया गया है क्वेश्चन हमारी बुक अंतराल से। अंतराल के जो चैप्टर हैं उनमें से ही हमारे सामने 2 प्रश्न रखे गए, कोई एक प्रश्न करना है और इसके उत्तर हमें लिखने हैं 60 शब्दों में। यहाँ पर जो दिया गया है इस 60 शब्दों के लिए जो प्रश्न लिखेंगे हम, इसके लिए हमें मिलेंगे 3 नंबर। पहला प्रश्न क्या है, सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं,
चोट पर चोट खाते हैं, धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। परीक्षा के समय को आधार मानकर सूरदास की झोपड़ी पाठ का संदेश देता है। अब यहाँ पर क्या सूरदास की झोपड़ी पाठ क्या संदेश देता है? अब यहाँ पर जो आपको दिया गया है, जो आप ये वक्तव्य दिया है ना, सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, यहाँ से लेकर जो यहाँ दिया है, ये एक आपको सिचुएशन दी गई है कि जब सूरदास जो है बहुत निराश हो जाता है, तब वो बैठा होता है, तो उसका बेटा जो है घीसू, वो जो है वो खेल रहा होता है, मिठुआ घीसू जो खेल रहे होते हैं। फिर क्या होता है, उसका बेटा रोने लगता है, तो उसका मित्र बोलता है कि भाई खेल में कोई रोता है? खेल में तो हार जीत जलती रहती है। ये चीज़ उसने बोली थी, वही चीज़ को यहाँ पर बोला गया कि खिलाड़ी कभी भी रोते नहीं हैं। बाजी हार भले जाएं, चोट खा जाएं, धक्का खा जाएं, मगर मैदान में डटे रहते हैं। यही कंडीशन आपके सामने होती है परीक्षा में। परीक्षा में ऐसी कंडीशन होती है ना कि बहुत समय ऐसा आता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा, हम नहीं पढ़ेंगे, हो गया बहुत ठीक, में बहुत सी ऐसी कंडीशन आती है आपकी, लेकिन तब भी आप मैदान में डटे रहते हो कि नहीं हमें पढ़ना है, हमें एग्जाम देना है। ये कंडीशन आपके साथ होती है जो सूरदास के साथ थी कि ठीक है भले उसकी झोपड़ी किसी ने जला दी हो, लेकिन वो डटा रहेगा, वो आगे अपनी झोपड़ी फिर बनाएगा, कोई जला देगा तो हम फिर बनाएंगे। तो ये आपको ये जो संदेश मिल रहा है, ये आपको एक्सप्लेन करना है कि हार ना मानने वाला, दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वासी, यानी कि सूरदास कैसा था, उसके अंदर ये सभी विशेषताएं हमें मिलती हैं और हमें जीवन में ये सभी प्रेरणा एक्सेप्ट करनी चाहिए। 100% सफलता के लिए सदैव सजग, सक्रिय और समर्पित, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आप विजयी हो, आपको सब कुछ मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सदैव सजग रहना पड़ेगा, सक्रिय रहना पड़ेगा और अपना जो काम है उसके लिए समर्पित रहना पड़ेगा, तभी आप जो है जीत हासिल कर सकते हैं। हार जीत की भावना से ऊपर उठकर सतत प्रयासरत। अब आपके अंदर अगर हार का डर रहेगा तो आप लाख प्रयास कर लो, आपका प्रयास सफल नहीं होगा। अब आप ये सोचो कि नहीं हम जीतेंगे ही, तो भी आपका प्रयास सफल नहीं होगा। हार हो चाहे जीत हो, उससे मतलब नहीं है, आप पूरा मन लगाकर अगर प्रयास करोगे तो आपका सफल होना निश्चित है। तो ये सारे संदेश हमें इस पाठ से मिलते हैं और हमें अपनी परीक्षा देते समय भी इन सारी ही चीज़ों को अपनाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनाएंगे तभी ये सारे काम हो पाएंगे। क्योंकि अगर हमारे अंदर ये डर बैठ जाएगा कि नहीं हमारी परीक्षा अच्छी नहीं होगी, हम पास नहीं हो पाएंगे, तो वो डर हमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं देगा, आगे बढ़ने ही नहीं देगा, हमें काम करने ही नहीं देगा, हमें जो है वो आप जो है चाहे जितनी कर लो, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो उस डर को सबसे पहले अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। यही चीज़ सूरदास के अंदर भी हमने इस पाठ में देखी है। अब अथवा करके जो दूसरा प्रश्न हमारे सामने आया, 2 प्रश्न है, दोनों में से एक करना है। अथवा करके क्या है? लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बत्तख से की है? अब पार्क में वो खड़े थे, उन्होंने बत्तख को देखा कि बत्तख किस तरीके से अपने अंडों को से रही है, देखभाल कर रही है, कौवे से उनकी रक्षा कर रही है, ठीक है ना, कैसे संभाल के, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी माँ से सिमिलर कर रही थी। बत्तख का माँ के समान ममतामयी और वात्सल्यपूर्ण स्वभाव था कि जिस तरीके से वो अंडे को से रही थी, ध्यान से उसके ऊपर बैठी थी, सेना से रही थी, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। तो वो क्या था? ममतामयी और वात्सल्यपूर्ण उनका स्वभाव था। बच्चों की सुरक्षा के प्रति अति सजगता थी कि कौवा उसके अंडों पर निगाह लगाए हुआ था कि किसी तरीके से माँ हटे तो वो अंडे ले ले, तो लेकिन वो सजग थी कि नहीं मेरे बच्चों को किसी तरीके से हार्म नहीं होना चाहिए। तो यही चीज़ जो है वो किसके बाद? विश्वनाथ की माँ के अंदर भी थी। वो अपने बच्चों को जो है प्रोटेक्ट करती थी, धूप में निकलते थे तो उनका ध्यान रखती थी, निकलने नहीं देती थी, कई ऐसी चीज़ें थी ना। फिर था माँ का निस्वार्थ प्रेम था। माँ जब प्यार करती है उसके बदले में कुछ नहीं चाहती, उसको कोई स्वार्थ नहीं होता कि हम उसको प्यार कर रहे हैं तो हमें ये मिलेगा। माँ का प्यार हमेशा निस्वार्थ होता है, वो बस अपने बच्चे की केयर करना जानती है, उसे प्यार करना जानती है। समर्पण की भावना होती है, अपने आप को समर्पित कर देती है, अपना सुख दुख भूल जाती है अपने बच्चे की सेवा करने में। तो यही चीज़ क्या होता था, बत्तख, सारी बत्तखें पानी में तैर रही थी, खाना खा रही थी, मछलियाँ पकड़ रही थी, लेकिन वो जो बत्तख थी वो अपना ना वो खाना खा रही थी ना एंजॉय कर रही थी, वो सिर्फ अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी, वहाँ पर बैठी हुई थी। तो उसे भी ये याद आता है कि किस तरीके से मेरी माँ जो है वो भी अपने लिए कुछ ध्यान नहीं रखती थी, हम बच्चों के लिए कितना टाइम देती थी, सब कुछ करती थी। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बत्तख को देखकर उन्होंने अपनी माँ को यहाँ पर सिमिलर किया है। तो यहाँ पर ये हो गए पूरा हमारा क्वेश्चन पेपर यहाँ खत्म हो गया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसी तरीके से आप तैयारी करेंगे।
अब तैयारी में हम आपको अकेले नहीं छोड़ रहे हैं कि आपको तैयारी अकेले करनी है, हम हमेशा हर पल हर कदम आपके साथ पे रहेंगे। तो जितना अभी तक सारा सिलेबस कंप्लीट है हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे वहाँ पर देख सकते हैं, और इससे रिलेटेड और भी जो नई चीज़ें होंगी उन्हें हम जल्द ही आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो तैयार रहिएगा आगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।